क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो कुछ भी अपने आसपास देखते हैं, महसूस करते हैं, या जिसके बारे में आप पूरी तरह से निश्चित महसूस करते हैं, क्या वो वाकई में वैसा ही है जैसा आपको लगता है? क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया है कि जिन चीजों को हम सच मानकर अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं, उनकी सच्चाई का आधार क्या है? आज हम एक ऐसी ही यात्रा पर निकलने वाले हैं, एक ऐसी ऑडियो बुक के साथ जो आपके सोचने के तरीके को, दुनिया को देखने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकती है। हम बात करने वाले हैं महान दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल की कालजयी कृति द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी, यानी दर्शन की समस्याएं के बारे में। बर्ट्रैंड रसेल 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक थे, जिन्होंने तर्कशास्त्र, गणित और दर्शन के क्षेत्र में क्रांति ला दी। उनकी ये किताब कोई भारी भरकम अकादमिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये एक कोशिश है आम इंसान को दर्शन की उन गहराइयों में ले जाने की, जहां वो खुद से सवाल पूछना सीख सके, अपनी मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लगा सके और ज्ञान की असली प्रकृति को समझ सके। ये ऑडियो बुक आपको रसेल के उन्हीं विचारों को सरल, सहज और अपनी भाषा हिंदी में समझने में मदद करेगी। हम जानेंगे कि कैसे हमारी इंद्रियां हमें धोखा दे सकती हैं, कैसे जिसे हम ठोस सच्चाई समझते हैं वो महज एक दिखावा हो सकता है, और कैसे हमारा अपना मन ही वास्तविकता का निर्माता बन सकता है। क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग के दरवाजे खोलने के लिए, उन सवालों का सामना करने के लिए जो शायद आपको बेचैन कर दें, लेकिन अंत में आपको एक ज्यादा जागरूक और प्रबुद्ध इंसान बनाएंगे? तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर बर्ट्रैंड रसेल के साथ, और खोजते हैं दर्शन की उन समस्याओं के हल जो असल में हमारी जिंदगी की समस्याओं से ही जुड़ी हुई हैं। विश्वास कीजिए, इस ऑडियो बुक के खत्म होने तक आप दुनिया को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ ऑडियो बुक लेजेंड्स पर। अध्याय नंबर 1, दिखावट और असलियत। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके सामने रखी हुई मेज, जिसे आप शायद हर रोज देखते हैं, वो असल में कैसी है? आप कहेंगे, ये तो बहुत आसान सवाल है। ये मेज भूरे रंग की है, सख्त है, इसकी सतह चिकनी है और ये एक खास आकार की है। लेकिन क्या ये वाकई इतना सीधा है? चलिए बर्ट्रैंड रसेल के साथ इस मेज को थोड़ा और करीब से देखते हैं, और आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे एक मामूली सी दिखने वाली मेज भी दर्शन के कितने गहरे सवाल खड़े कर सकती है। जरा सोचिए, आप कहते हैं मेज भूरी है, पर क्या ये हमेशा भूरी दिखती है? अगर कमरे में रोशनी कम हो तो क्या ये उतनी ही भूरी लगेगी? या अगर सूरज की तेज रोशनी इस पर पड़ रही हो तो क्या इसका रंग कुछ बदला हुआ सा नहीं लगेगा? और अगर आप एक पेंटर हैं तो आप जानते होंगे कि एक ही चीज पर अलग अलग तरह की रोशनी पड़ने से कितने अलग अलग शेड्स नजर आते हैं। तो फिर मेज का असली रंग कौन सा है? वो जो सुबह दिखता है, या वो जो शाम को, या वो जो ट्यूबलाइट की रोशनी में नजर आता है? ये सवाल आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यही वो पहला कदम है जहां हम दिखावट और असलियत के फर्क को समझना शुरू करते हैं। रसेल कहते हैं कि हम जो रंग देखते हैं वो चीज का अपना गुण नहीं, बल्कि चीज और प्रकाश के बीच और हमारी आंखों और दिमाग के बीच होने वाली एक जटिल प्रक्रिया का नतीजा है। तो जब हम कहते हैं मेज भूरी है, तो हम असल में अपने अनुभव की बात कर रहे होते हैं, न कि मेज के किसी स्थायी, अपरिवर्तनशील गुण की। ये तो हुई रंग की बात। अब जरा मेज की सतह को देखिए। दूर से देखने पर यह चिकनी लग सकती है। आप हाथ फेरते हैं तो भी शायद आपको यह चिकनी ही महसूस हो। लेकिन अगर आप एक माइक्रोस्कोप लेकर इसकी सतह को देखें तो आपको वही चिकनी सतह ऊबड़ खाबड़, गड्ढों और उभारों से भरी हुई नजर आएगी। तो फिर मेज की सतह असल में चिकनी है या खुरदरी? हमारा स्पर्श हमें एक तरह का अनुभव देता है, माइक्रोस्कोप दूसरी तरह का। कौन सा अनुभव सच्चा है? ये सवाल हमें और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हमारी इंद्रियां, हमारी आंखें, हमारे हाथ हमें चीजों का सही रूप दिखाती हैं, या बस एक सतही जानकारी देती हैं जो असलियत से कोसों दूर हो सकती है? चलिए अब मेज के आकार की बात करते हैं। मान लीजिए आपकी मेज आयताकार है। जब आप ठीक उसके सामने खड़े होते हैं तो वो आपको आयताकार दिखती है। लेकिन अगर आप थोड़ा किनारे हटकर देखें तो क्या वो अब भी वैसी ही आयताकार दिखेगी? नहीं, उसका आकार बदल जाएगा। किनारे सिकुड़े हुए नजर आएंगे, कोण बदले हुए लगेंगे। अगर आप कमरे के दूसरे कोने से देखें तो शायद वो और भी अलग दिखे। तो मेज का असली आकार कौन सा है? वो जो एक खास जगह से देखने पर नजर आता है, या कोई और? और अगर अलग अलग जगहों से देखने पर अलग अलग आकार दिखते हैं
तो क्या हम कह सकते हैं कि मेज का कोई एक वास्तविक आकार है भी या नहीं? यहाँ रसेल हमें सेंस डेटा या संवेदना तथ्य के विचार से परिचित कराते हैं। सेंस डेटा वो चीजें हैं जिन्हें हम सीधे तौर पर अनुभव करते हैं, जैसे रंग, आवाज, स्पर्श, गंध, स्वाद और वो आकार जो हमें किसी खास पल में नजर आता है। जब हम मेज को देखते हैं तो हम सीधे मेज को नहीं देखते, बल्कि हम उन सेंस डेटा का अनुभव करते हैं जो हमें मेज से मिलते हुए प्रतीत होते हैं। रंग जो हम देखते हैं वो एक सेंस डेटा है। सतह का चिकनापन या खुरदरापन जो हम महसूस करते हैं वो एक सेंस डेटा है। आकार जो हमें एक खास कोण से नजर आता है वो भी एक सेंस डेटा है। रसेल कहते हैं कि ये सेंस डेटा लगातार बदलते रहते हैं। प्रकाश के बदलने से रंग बदल जाता है, देखने का कोण बदलने से आकार बदल जाता है। तो अगर सेंस डेटा ही वो चीजें हैं जिन्हें हम सीधे तौर पर जानते हैं और ये सेंस डेटा इतने परिवर्तनशील हैं, तो फिर उस असली मेज का क्या, जिसके बारे में हम सोचते हैं कि वो स्थायी और अपरिवर्तनशील है? क्या वो असली मेज सचमुच मौजूद है या ये सिर्फ हमारे मन की कल्पना है जो इन बदलते हुए सेंस डेटा के पीछे किसी स्थायी चीज को मान लेती है? ये सवाल हमें दर्शन की एक बहुत ही बुनियादी समस्या पर ले आता है। दिखावट और असलियत के बीच का संबंध क्या है? जो हमें दिखता है क्या वही सच है या सच कुछ और है जो हमारी इंद्रियों की पहुंच से परे है? सोचिए, अगर हमारी इंद्रियां हमें एक साधारण सी मेज के बारे में भी पूरी और सच्ची जानकारी नहीं दे सकती, तो फिर हम दुनिया की बाकी चीजों के बारे में कैसे निश्चित हो सकते हैं? हमारे दोस्त, हमारे रिश्ते, हमारे विचार, हमारे विश्वास, इन सब की सच्चाई का आधार क्या है? ये सवाल सिर्फ एक मेज तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे ज्ञान की नींव पर ही सवाल उठाता है। इस पूरी चर्चा का मतलब ये नहीं है कि बर्ट्रैंड रसेल ये कहना चाह रहे हैं कि कोई मेज है ही नहीं या दुनिया एक भ्रम है, बल्कि वो हमें इस बात के प्रति सचेत कर रहे हैं कि जिसे हम जानना कहते हैं वो प्रक्रिया कितनी जटिल है। हम अक्सर अपनी इंद्रियों पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन दर्शन हमें सिखाता है कि इस भरोसे पर सवाल उठाना जरूरी है। जब हम मेज को देखते हैं तो हमारा दिमाग बहुत तेजी से इन बदलते हुए सेंस डेटा को इकट्ठा करता है और उनसे एक स्थायी मेज का कॉन्सेप्ट बना लेता है। ये एक तरह का अनुमान होता है, एक तरह की व्याख्या होती है, लेकिन ये व्याख्या कितनी सही है, ये एक बड़ा सवाल है। रसेल का उद्देश्य हमें डराना नहीं, बल्कि हमें ज्यादा क्रिटिकल या विवेचनात्मक बनाना है। वो चाहते हैं कि हम चीजों को महज ऊपरी सतह पर न देखें, बल्कि उनकी गहराई में जाकर उनके वास्तविक स्वरूप को समझने की कोशिश करें। ये सोचना कि मेज का रंग, आकार या सतह हमारे देखने या महसूस करने के तरीके पर निर्भर करता है, ये अपने आप में एक क्रांतिकारी विचार है। ये हमें विनम्र बनाता है, क्योंकि ये हमें एहसास दिलाता है कि हमारा ज्ञान कितना सीमित हो सकता है। हम जो कुछ भी जानते हैं वो हमारी इंद्रियों और हमारे दिमाग के माध्यम से फिल्टर होकर हम तक पहुंचता है। तो क्या हम कभी भी चीजों को जैसा वो हैं जान सकते हैं, या हम हमेशा उन्हें जैसा वो हमें प्रतीत होती हैं ही जान पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर दार्शनिक सदियों से बहस करते आए हैं, और इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन इस सवाल पर सोचना ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण बौद्धिक गतिविधि है। ये हमें अपने पूर्वाग्रहों से, अपनी आदतों से और अपनी बनी बनाई धारणाओं से मुक्त होने में मदद करता है। ये हमें दुनिया को एक ताजा नजरिए से देखने का मौका देता है, जहां हर चीज रहस्य और आश्चर्य से भरी हुई नजर आती है। एक मामूली सी मेज भी जब इतने सारे सवाल खड़े कर सकती है, तो सोचिए हमारे आसपास की दुनिया में और कितने रहस्य छुपे होंगे जिन्हें हमने अभी तक जानने की कोशिश भी नहीं की। रसेल की ये चर्चा हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि वास्तविकता आखिर है क्या? क्या वास्तविकता वही है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या वास्तविकता कुछ और है जो इन सब से परे है? अगर हमारी इंद्रियां हमें धोखा दे सकती हैं, तो फिर हम किस चीज पर भरोसा करें? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम दिखावट के पर्दे को हटाकर असलियत तक पहुंच सकें? ये वो सवाल हैं जो हमें दर्शन के अगले पड़ावों की ओर ले जाएंगे। लेकिन फिलहाल इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक ये है कि हमें अपने अनुभवों पर, अपनी धारणाओं पर और अपने ज्ञान पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सवाल पूछते रहना चाहिए, हमेशा चीजों को अलग अलग नजरियों से देखने की कोशिश करनी चाहिए, और हमेशा इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि जो हम सच मानते हैं वो शायद अधूरा हो
या शायद गलत भी हो। यही वो भावना है जो एक सच्चे दार्शनिक की पहचान होती है। ज्ञान की प्यास और सच को जानने की निरंतर कोशिश, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। तो अगली बार जब आप किसी भी चीज को देखें, चाहे वो एक मेज हो, एक कुर्सी हो या आसमान का बदलता हुआ रंग हो, तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा, क्या ये वैसा ही है जैसा मुझे दिख रहा है, या इसके पीछे कोई और कहानी है, कोई और सच्चाई है। और अगर हमारी इंद्रियां हमें बाहरी दुनिया के बारे में धोखा दे सकती हैं, तो क्या हम ये भी निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये बाहरी दुनिया, ये पदार्थ, ये चीजें सचमुच मौजूद भी हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब सिर्फ हमारे मन का खेल हो, हमारी कल्पना की उपज हो? ये एक और भी गहरा और परेशान करने वाला सवाल है, और इसी सवाल की पड़ताल हम करेंगे अपने अगले अध्याय में। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को और गहराते हुए देखने के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं कि जिस दुनिया को आप इतना वास्तविक समझते हैं, उसके अस्तित्व पर ही दार्शनिकों ने कैसे सवाल उठाए हैं? ये सफर अभी शुरू हुआ है और आगे और भी रोमांचक मोड़ आने वाले हैं। अध्याय नंबर 2, क्या सच में कुछ है? पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे एक साधारण सी मेज भी हमें दिखावट और असलियत के बीच के फर्क पर सोचने को मजबूर कर देती है। हमारी इंद्रियां, जिन पर हम इतना भरोसा करते हैं, वो हमें चीजों का जो रूप दिखाती हैं, वो बदलता रहता है। रंग, आकार, स्पर्श, सब कुछ हमारे देखने के नजरिए और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ था। अगर हम अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते, तो हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया, ये भौतिक पदार्थ, ये चीजें सचमुच मौजूद भी हैं या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब सिर्फ हमारे मन की कल्पना हो, एक सपना हो जिससे हम कभी जागे ही नहीं? ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, शायद डरावना भी, लेकिन दर्शन का काम ही है हमारी सबसे गहरी मान्यताओं पर सवाल उठाना। और ये सवाल कि क्या भौतिक दुनिया सच में मौजूद है? दर्शन के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक है। बर्ट्रैंड रसेल हमें इसी सवाल की गहराई में ले जाते हैं और हमें उन दार्शनिकों के विचारों से परिचित कराते हैं जिन्होंने इस संभावना पर गंभीरता से विचार किया कि शायद हमारे मन के बाहर किसी भौतिक दुनिया का अस्तित्व ही न हो। सोचिए, अगर आप एक सपना देख रहे हो, तो सपने में भी आपको चीजें दिखाई देती हैं, आवाजें सुनाई देती हैं, आप चीजों को छू भी सकते हैं। सपने में भी आपको लगता है कि सब कुछ वास्तविक है, लेकिन जब आप जागते हैं तो आपको पता चलता है कि वो सब सिर्फ आपके मन की रचना थी। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि हमारी ये जागृत अवस्था भी एक लंबा, जटिल सपना हो? हम कैसे साबित कर सकते हैं कि हम सपना नहीं देख रहे हैं? इस सवाल का कोई सीधा और संतोषजनक जवाब देना बहुत मुश्किल है। इस संदर्भ में रसेल हमें एक प्रसिद्ध दार्शनिक बिशप जॉर्ज बर्कले के विचारों से परिचित कराते हैं। बर्कले ने एक बहुत ही क्रांतिकारी सिद्धांत दिया था, जिसे आइडियलिज्म या प्रत्ययवाद का एक रूप माना जाता है। बर्कले का कहना था कि भौतिक वस्तुओं का अस्तित्व तभी तक है जब तक उन्हें कोई मन देख या अनुभव कर रहा हो। उनका प्रसिद्ध कथन है, टू बी इज टू बी परसीव्ड, यानी होना अनुभव किया जाना है। इसका मतलब यह है कि एक मेज, एक कुर्सी या कोई भी भौतिक वस्तु तभी तक मौजूद है जब तक कोई उसे देख रहा है, छू रहा है या उसके बारे में सोच रहा है। अगर कोई भी मन उसे अनुभव नहीं कर रहा, तो वो चीज मौजूद ही नहीं है। ये विचार पहली बार सुनने में बहुत अजीब लगता है। हम सोचते हैं, ये कैसे हो सकता है? जब मैं कमरे से बाहर चला जाता हूं तो क्या मेरे कमरे की चीजें गायब हो जाती हैं, और जब मैं वापस आता हूं तो वो फिर से प्रकट हो जाती हैं? बर्कले का जवाब थोड़ा जटिल है। वो ये नहीं कह रहे कि चीजें अचानक से गायब हो जाती हैं और फिर प्रकट हो जाती हैं, बल्कि उनका तर्क ये है कि भौतिक वस्तु जैसी कोई चीज जो हमारे मन से स्वतंत्र रूप से मौजूद हो, उसका कोई मतलब ही नहीं है। हम जिसे मेज कहते हैं, वो असल में हमारे मन में मेज के बारे में आने वाले विचारों, संवेदनाओं का एक समूह है। अगर ये संवेदनाएं और विचार न हो, तो मेज का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। बर्कले का मानना था कि जो कुछ भी मौजूद है, वो या तो मन है या फिर मन में मौजूद विचार और संवेदनाएं हैं। भौतिक पदार्थ, जैसा कि हम उसे समझते हैं, यानी मन से स्वतंत्र, अपने आप में मौजूद कोई चीज, बर्कले के अनुसार ऐसी कोई चीज है ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है, तो फिर दुनिया में इतनी निरंतरता और नियमितता क्यों है? अगर मैं एक मेज को एक जगह रखकर कमरे से बाहर जाता हूं और कुछ देर बाद वापस आता हूं, तो मुझे वो मेज वहीं मिलती है।
अगर चीजों का अस्तित्व सिर्फ हमारे अनुभव करने पर निर्भर करता है, तो ऐसा क्यों होता है? बर्कले इसका जवाब देते हैं कि यह निरंतरता इसलिए है क्योंकि एक शाश्वत सर्वव्यापी मन है जो हर चीज को हर समय अनुभव कर रहा है, और वो मन है ईश्वर का। ईश्वर के मन में सभी चीजों के विचार स्थायी रूप से मौजूद हैं, और इसीलिए जब हम उन्हें अनुभव नहीं भी कर रहे होते, तब भी वो एक तरह से मौजूद रहती हैं, क्योंकि ईश्वर उन्हें अनुभव कर रहा होता है। ये बर्कले का तरीका था भौतिक दुनिया की व्याख्या करने का, बिना मन से स्वतंत्र भौतिक पदार्थ के विचार को स्वीकार किए। अब रसेल बर्कले के इस सिद्धांत की ताकत और कमजोरियों दोनों पर विचार करते हैं। बर्कले का सिद्धांत हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि हम भौतिक वस्तु से आखिर समझते क्या हैं। क्या हम कभी भी किसी ऐसी चीज का अनुभव कर सकते हैं जो हमारे मन से पूरी तरह स्वतंत्र हो? जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हम अपने ही अनुभव को जान रहे होते हैं। हम सीधे उस वस्तु तक नहीं पहुंच पाते जो हमारे अनुभव के पीछे मानी जाती है। इस लिहाज से बर्कले का तर्क काफी मजबूत लगता है कि हम सिर्फ अपने विचारों और संवेदनाओं को ही सीधे तौर पर जान सकते हैं। लेकिन रसेल ये भी बताते हैं कि बर्कले का सिद्धांत हमारी सामान्य बुद्धि और वैज्ञानिक समझ के खिलाफ जाता है। हम सब स्वाभाविक रूप से ये मानते हैं कि दुनिया हमारे मन से स्वतंत्र रूप से मौजूद है। जब कोई पेड़ जंगल में गिरता है और उसे सुनने वाला कोई नहीं होता, तो क्या वो आवाज करता है? हमारी सामान्य बुद्धि कहती है हाँ, करता है। विज्ञान भी हमें बताता है कि पृथ्वी लाखों सालों से मौजूद है, इंसानों के आने से बहुत पहले से। अगर अस्तित्व के लिए अनुभव किया जाना जरूरी है, तो फिर इंसानों के आने से पहले पृथ्वी कैसे मौजूद थी? बर्कले के अनुयायी कह सकते हैं कि ईश्वर उसे अनुभव कर रहा था, लेकिन यह एक ऐसा विश्वास है जिसे साबित नहीं किया जा सकता। रसेल कहते हैं कि हालांकि हम ये निश्चित रूप से साबित नहीं कर सकते कि भौतिक दुनिया हमारे मन से स्वतंत्र रूप से मौजूद है, लेकिन इसे मानना ज्यादा सरल और स्वाभाविक व्याख्या है हमारे अनुभवों की। अगर हम ये मान लें कि एक बाहरी दुनिया है जो हमारे सेंस डेटा का कारण बनती है, तो हमारे अनुभव ज्यादा आसानी से समझ में आते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं और आप दोनों एक ही मेज को देख रहे हैं, तो हम दोनों को लगभग एक जैसे सेंस डेटा का अनुभव होता है, हालांकि थोड़े बहुत अंतर के साथ। ये समानता इस बात की ओर इशारा करती है कि कोई एक ही बाहरी चीज है जो हम दोनों के अनुभवों का कारण बन रही है। अगर सब कुछ सिर्फ हमारे मन में ही होता, तो ये समझाना मुश्किल होता कि अलग अलग लोगों के अनुभव इतने मिलते जुलते क्यों होते हैं। इसके अलावा रसेल एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे अपने सेंस डेटा भी अक्सर हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होते। जैसे अगर मैं अपनी आंखें खोलता हूं, तो मुझे कुछ ना कुछ दिखाई देगा ही, चाहे मैं उसे देखना चाहूं या ना चाहूं। अगर तेज आवाज होती है, तो वो मुझे सुनाई देगी ही। ये दिखाता है कि हमारे सेंस डेटा किसी बाहरी चीज पर निर्भर करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। अगर सब कुछ सिर्फ हमारे मन की रचना होती, तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी देख या सुन सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये भी इस बात का एक संकेत है कि हमारे मन के बाहर कोई वास्तविकता है जो हमारे अनुभवों को प्रभावित करती है। तो रसेल का निष्कर्ष ये नहीं है कि बर्कले पूरी तरह गलत थे। बर्कले ने हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि हम अस्तित्व और ज्ञान के बारे में कितनी लापरवाही से बात करते हैं। लेकिन रसेल ये भी मानते हैं कि भौतिक दुनिया के स्वतंत्र अस्तित्व को नकारना हमारे लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर देता है। इसीलिए वो कहते हैं कि ये मानना कि एक भौतिक दुनिया है जो हमारे सेंस डेटा का कारण बनती है, एक तरह का काम चलाऊ परिकल्पना है। हम इसे पूरी तरह साबित नहीं कर सकते, लेकिन इसे मानने से हमारी दुनिया की समझ ज्यादा सुसंगत और सरल हो जाती है। यहां दर्शन का उद्देश्य हमें किसी अंतिम सत्य पर पहुंचाना नहीं, बल्कि हमें विभिन्न संभावनाओं पर विचार करने और अपने विश्वासों के आधार को समझने में मदद करना है। ये सोचना कि शायद पूरी दुनिया सिर्फ एक विचार है, ये अपने आप में दिमाग को झकझोर देने वाला अनुभव है। ये हमें हमारी अपनी सुदृढ़ता का एहसास कराता है, और साथ ही हमारे मन की असीम क्षमताओं का भी। अगर मन ही वास्तविकता का निर्माता हो सकता है, तो ये कितनी अद्भुत बात है। लेकिन अगर कोई बाहरी वास्तविकता है, तो उसे जानना कितना चुनौतीपूर्ण है, ये भी हमें समझ में आता है। तो क्या सच में कुछ है? रसेल हमें कोई सीधा हाँ या ना में जवाब नहीं देते। वो हमें दिखाते हैं कि इस सवाल के दोनों पहलुओं पर कितने मजबूत तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन वो हमें इस ओर जरूर ले जाते हैं कि भौतिक दुनिया के अस्तित्व को मानना
हालांकि तार्किक रूप से पूरी तरह साबित नहीं किया जा सकता, फिर भी ये हमारे अनुभवों की सबसे अच्छी व्याख्या पेश करता है। ये एक ऐसा विश्वास है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में और वैज्ञानिक खोजों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक दार्शनिक के तौर पर हमें हमेशा इस बात के प्रति सचेत रहना चाहिए कि ये भी एक विश्वास ही है, कोई अकाट्य सत्य नहीं। इस अध्याय से हमें यह सीखना है कि हमें अपनी सबसे बुनियादी मान्यताओं पर भी सवाल उठाने से डरना नहीं चाहिए। क्या भौतिक दुनिया मौजूद है? यह सवाल शायद आपको परेशान करे, लेकिन यह आपको सोचने की एक नई दिशा देगा। यह आपको मजबूर करेगा कि आप होने का मतलब क्या है, इस पर गहराई से विचार करें। और अगर हम ये मान भी लें कि हाँ, हमारे मन के बाहर एक भौतिक दुनिया मौजूद है जो हमारे सेंस डेटा का कारण बनती है, तो अगला सवाल ये उठता है कि उस भौतिक दुनिया का स्वरूप कैसा है। वो चीजें जिन्हें हम पदार्थ कहते हैं, वो असल में किस चीज से बनी हैं? क्या वो वैसी ही हैं जैसी हमें प्रतीत होती हैं, या विज्ञान हमें उनके बारे में कुछ और बताता है? और दर्शन इस बारे में क्या कहता है? ये सवाल हमें ले जाएगा हमारे अगले अध्याय की ओर, जहां हम पदार्थ की प्रकृति को समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या आप जानने के लिए उत्सुक हैं कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं या जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं, वो असल में क्या है? क्या वो ठोस है या खाली जगह से भरी हुई है? विज्ञान और दर्शन इस बारे में क्या कहते हैं, ये जानना वाकई में बहुत दिलचस्प होगा। बने रहिए हमारे साथ, ये यात्रा और भी रहस्यमयी होने वाली है। अध्याय नंबर 3, पदार्थ कैसा होता है। पिछले अध्याय में हमने इस पेचीदा सवाल पर गौर किया कि क्या हमारे मन के बाहर कोई भौतिक दुनिया सचमुच मौजूद है, या सब कुछ सिर्फ हमारे मन का खेल है। हमने देखा कि बर्ट्रैंड रसेल, बिशप बर्कले जैसे आदर्शवादियों के तर्कों पर विचार करने के बाद भी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि भौतिक दुनिया के अस्तित्व को मानना हमारे अनुभवों की सबसे सरल और स्वाभाविक व्याख्या है, भले ही हम इसे पूरी तरह साबित न कर सकें। तो अगर हम ये मान लें कि हाँ, एक भौतिक दुनिया है और उसमें पदार्थ नाम की कोई चीज मौजूद है जो हमारे सेंस डेटा का कारण बनती है, तो अगला बड़ा सवाल ये उठता है कि ये पदार्थ आखिर है कैसा, इसका असली स्वरूप क्या है। जो चीजें हमें अपने आसपास दिखती हैं, ये मेज, ये कुर्सी, ये दीवारें, यहां तक कि हमारा अपना शरीर, ये सब किस चीज से बनी है? और क्या इनका स्वरूप वैसा ही है जैसा हमें हमारी इंद्रियां बताती हैं, या कुछ और? इस अध्याय में रसेल हमें इसी सवाल की गहराइयों में ले जाते हैं और वो विज्ञान और दर्शन के नजरिए से पदार्थ की प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमारे रोजमर्रा के अनुभव और वैज्ञानिक खोजें अक्सर टकराती हुई नजर आती हैं, और दर्शन इन दोनों के बीच तालमेल बिठाने या उनके विरोधाभासों को उजागर करने का काम करता है। सोचिए, जब आप एक लकड़ी की मेज को देखते हैं तो वो आपको ठोस, स्थायी और एक खास रंग की नजर आती है। आप उसे छूते हैं तो वो आपको सख्त महसूस होती है। यह आपका सीधा इंद्रिय जनित अनुभव है। लेकिन विज्ञान हमें इस मेज के बारे में क्या बताता है? विज्ञान कहता है कि यह मेज असल में ठोस नहीं है, बल्कि ये अरबों खरबों छोटे छोटे कणों यानी परमाणुओं से मिलकर बनी है, और ये परमाणु खुद भी ज्यादातर खाली जगह से भरे हुए हैं। परमाणुओं के केंद्र में एक छोटा सा नाभिक होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच काफी ज्यादा खाली जगह होती है, तो जिसे हम ठोस मेज समझ रहे थे वो असल में ज्यादातर खालीपन है। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? हमारी इंद्रियां हमें कुछ और बता रही हैं और विज्ञान कुछ और। तो कौन सही है? रसेल कहते हैं कि जब हम पदार्थ की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि दार्शनिक और वैज्ञानिक शायद अलग अलग चीजों की बात कर रहे होते हैं, या कम से कम उनके सवाल पूछने का तरीका अलग होता है। वैज्ञानिक पदार्थ की संरचना, उसके गुणों और उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं। वो प्रयोग करते हैं, सिद्धांत बनाते हैं और उन सिद्धांतों को और प्रयोगों से परखते हैं। विज्ञान ने हमें पदार्थ के बारे में बहुत कुछ बताया है, परमाणुओं, अणुओं, क्वार्कों और न जाने किन किन सूक्ष्म कणों के बारे में। विज्ञान हमें बताता है कि पदार्थ ऊर्जा का ही एक रूप है और ये लगातार बदलता रहता है। लेकिन दार्शनिक का सवाल थोड़ा और बुनियादी होता है। दार्शनिक पूछता है, जब हम कहते हैं कि पदार्थ मौजूद है तो इसका मतलब क्या है? हम कैसे जानते हैं कि ये वैज्ञानिक सिद्धांत जो हमें पदार्थ के बारे में इतने आश्चर्यजनक तथ्य बताते हैं वो सच हैं? क्या विज्ञान हमें वास्तविक पदार्थ के बारे में बताता है
या वो भी एक तरह की दिखावट ही है जो हमारे प्रयोगों और सिद्धांतों पर निर्भर करती है। रसेल यहां फिर से सेंस डेटा और भौतिक वस्तु के बीच के फर्क पर जोर देते हैं। हम सीधे तौर पर परमाणुओं या इलेक्ट्रॉनों को अनुभव नहीं करते। हम तो सिर्फ रंग, स्पर्श, आवाज जैसे सेंस डेटा का अनुभव करते हैं। वैज्ञानिक सिद्धांत इन सेंस डेटा की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं, ये बताकर कि इन सेंस डेटा के पीछे किस तरह की भौतिक संरचनाएं हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, जब हम कहते हैं कि मेज सख्त है, तो ये हमारा सेंस डेटा है। विज्ञान इसकी व्याख्या करता है कि मेज के परमाणु एक खास तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे वो हमारे हाथ के दबाव का विरोध करते हैं और हमें सख्ती का एहसास होता है। लेकिन क्या ये परमाणु वास्तव में वैसे ही हैं जैसे वैज्ञानिक उन्हें बताते हैं, या ये सिर्फ एक मॉडल है, एक उपयोगी कहानी है जो हमारे अनुभवों को समझने में हमारी मदद करती है? रसेल का मानना है कि विज्ञान हमें पदार्थ के वास्तविक स्वरूप के बारे में सीधे तौर पर नहीं बताता, बल्कि वो हमें उन संबंधों के बारे में बताता है जो विभिन्न भौतिक वस्तुओं के बीच होते हैं, और उन नियमों के बारे में बताता है जिनके अनुसार वो व्यवहार करते हैं। विज्ञान हमें ये नहीं बताता कि इलेक्ट्रॉन क्या है, बल्कि ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो कैसे दूसरे कणों के साथ इंटरेक्ट करता है, वो कैसे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित होता है, आदि। तो विज्ञान हमें पदार्थ के आंतरिक स्वरूप के बारे में शायद बहुत कम बताता है। इस संदर्भ में रसेल हमें इस बात पर भी विचार करने को कहते हैं कि भौतिक वस्तु का विचार हमारे मन में कैसे बनता है। हम अलग अलग समय पर अलग अलग सेंस डेटा का अनुभव करते हैं। कभी हम मेज का रंग देखते हैं, कभी उसका स्पर्श महसूस करते हैं, कभी उसे खटखटाने पर आवाज सुनते हैं। हमारा मन इन सभी अलग अलग सेंस डेटा को जोड़कर एक स्थायी भौतिक वस्तु यानी मेज का विचार बना लेता है। लेकिन ये मेज क्या है? क्या ये सिर्फ इन सेंस डेटा का एक समूह है, जैसा कि बर्कले ने कहा था, या ये कोई ऐसी चीज है जो इन सेंस डेटा के पीछे मौजूद है और इनका कारण बनती है? रसेल कहते हैं कि हम स्वाभाविक रूप से ये मानते हैं कि एक भौतिक वस्तु है जो इन सेंस डेटा का कारण है। लेकिन इस भौतिक वस्तु का स्वरूप क्या है, ये जानना बहुत मुश्किल है। अगर हम अपनी इंद्रियों पर भरोसा करें तो पदार्थ ठोस, रंगीन आदि होता है। अगर हम विज्ञान पर भरोसा करें तो पदार्थ ज्यादातर खाली जगह है और कणों और ऊर्जा का एक जटिल खेल है। तो असली पदार्थ कैसा है? रसेल का झुकाव इस ओर है कि भौतिक वस्तु जिसे हम पदार्थ कहते हैं, वो सीधे तौर पर हमारे सेंस डेटा जैसी नहीं होती। हमारे सेंस डेटा जैसे रंग हमारे और वस्तु के बीच होने वाली एक प्रक्रिया का नतीजा है। तो रंग वस्तु का अपना गुण नहीं है। इसी तरह सख्ती या कोमलता भी हमारे और वस्तु के बीच के संपर्क का नतीजा है। तो अगर हम इन सभी सेंस डेटा को हटा दें तो पीछे क्या बचेगा? क्या कोई गुणहीन पदार्थ बचेगा? ये एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल है। कुछ दार्शनिकों का मानना है कि पदार्थ का कोई आंतरिक स्वरूप है ही नहीं, या कम से MVL हम उसे जान नहीं सकते। हम सिर्फ ये जान सकते हैं कि पदार्थ कैसे व्यवहार करता है, न कि वो क्या है। रसेल भी कुछ इसी तरह के विचार रखते हैं। वो कहते हैं कि विज्ञान हमें पदार्थ के संरचनात्मक गुणों के बारे में बता सकता है, यानी चीजें कैसे आपस में जुड़ी हुई हैं, वो कैसे बदलती हैं, वो किन नियमों का पालन करती हैं। लेकिन विज्ञान हमें पदार्थ के आंतरिक गुणों के बारे में नहीं बता सकता, यानी वो चीज अपने आप में कैसी है जब कोई उसे अनुभव नहीं कर रहा हो, या जब हम उसके संरचनात्मक गुणों को नजरअंदाज कर दें। इस पूरी चर्चा का एक महत्वपूर्ण नतीजा ये निकलता है कि जिसे हम पदार्थ कहते हैं वो शायद उतना सीधा और सरल नहीं है जितना हम सोचते हैं। हमारे रोजमर्रा के अनुभव हमें पदार्थ का एक रूप दिखाते हैं, विज्ञान हमें उसका एक और ही रूप दिखाता है, और दर्शन हमें इन दोनों पर सवाल उठाने को कहता है। रसेल हमें यह भी याद दिलाते हैं कि विज्ञान खुद भी बदलता रहता है। आज जो वैज्ञानिक सिद्धांत सच माने जाते हैं, हो सकता है कल वो गलत साबित हो जाए या उनमें सुधार की जरूरत पड़े। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सदियों तक सच माना जाता था, लेकिन फिर आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत से उसमें क्रांति ला दी। तो अगर वैज्ञानिक सिद्धांत भी बदलते रहते हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो हमें पदार्थ के अंतिम सत्य के बारे में बता रहे हैं? शायद विज्ञान हमें वास्तविकता के करीब ले जा रहा है, लेकिन वो वास्तविकता खुद क्या है, ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। रसेल का उद्देश्य हमें विज्ञान के प्रति अविश्वासी बनाना नहीं है,
वो खुद एक महान तर्कशास्त्री और गणितज्ञ थे और विज्ञान की प्रगति में उनका गहरा विश्वास था। लेकिन वो हमें ये भी सिखाना चाहते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान की भी अपनी सीमाएं हैं। विज्ञान हमें कैसे के जवाब दे सकता है, लेकिन क्यों या क्या के कुछ बुनियादी सवालों के जवाब शायद दर्शन के क्षेत्र में ही मिले या शायद कभी न मिले। तो पदार्थ कैसा होता है, इसका कोई एक निश्चित अंतिम जवाब शायद नहीं है। पदार्थ वो है जो हमें हमारी इंद्रियों के माध्यम से अनुभव होता है। पदार्थ वो है जो वैज्ञानिक अपने सिद्धांतों और प्रयोगों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। और पदार्थ वो है जिस पर दार्शनिक सदियों से चिंतन मनन करते आए हैं। ये तीनों नजरिए हमें पदार्थ की एक झलक देते हैं, लेकिन पूरी तस्वीर शायद हमेशा हमारी पहुंच से बाहर ही रहेगी। लेकिन इस खोज में ही, इस सवाल को पूछते रहने में ही दर्शन का असली मजा है। ये हमें विनम्र बनाता है, क्योंकि ये हमें हमारे ज्ञान की सीमाओं का एहसास कराता है। और ये हमें जिज्ञासु बनाता है, क्योंकि ये हमें हमेशा और जानने के लिए प्रेरित करता है। तो अगर पदार्थ का स्वरूप इतना अनिश्चित और रहस्यमयी है, तो फिर हमारे अपने मन का क्या? अगर बाहरी दुनिया इतनी जटिल है, तो क्या हमारा आंतरिक दुनिया, हमारा मन, उससे ज्यादा सरल है, या वो भी उतना ही, या शायद उससे भी ज्यादा रहस्यमयी है? हमने देखा कि बर्कले जैसे दार्शनिकों ने तो यहां तक कह दिया कि शायद भौतिक पदार्थ जैसी कोई चीज है ही नहीं, सब कुछ मन या विचार ही है। इस विचार को आइडियलिज्म या प्रत्ययवाद कहते हैं। क्या इस विचार में कोई सच्चाई हो सकती है? क्या यह मुमकिन है कि वास्तविकता का अंतिम आधार मन हो, न कि पदार्थ? ये एक और क्रांतिकारी विचार है जो हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। और इसी विचार की पड़ताल हम करेंगे अपने अगले अध्याय में, जहां हम आइडियलिज्म के तर्कों को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। क्या आप तैयार हैं इस संभावना पर विचार करने के लिए कि शायद आप, आपका शरीर और आपके आसपास की दुनिया, सब कुछ सिर्फ एक विराट मन की रचना हो? ये सोचने में ही कितना रोमांच है। तो चलिए इस रहस्य को और गहराते हैं और देखते हैं कि आइडियलिज्म हमें कहां ले जाता है। अध्याय नंबर 4, मन ही सब कुछ है। पिछले अध्यायों में हमने बाहरी दुनिया यानी भौतिक पदार्थ के अस्तित्व और उसके स्वरूप पर गहराई से विचार किया। हमने देखा कि हमारी इंद्रियां हमें जो बताती हैं वो शायद पूरी सच्चाई न हो, और विज्ञान भी पदार्थ के बारे में जो बताता है वो भी शायद अंतिम सत्य न हो। इससे एक बहुत ही मौलिक सवाल उठता है, अगर भौतिक पदार्थ इतना अनिश्चित और रहस्यमयी है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वास्तविकता का आधार कुछ और हो? क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे हम भौतिक दुनिया कहते हैं वो असल में हमारे मन या किसी परम मन की रचना हो? इसी विचार को आइडियलिज्म या प्रत्ययवाद कहते हैं। और इस अध्याय में बर्ट्रैंड रसेल हमें इसी आइडियलिज्म के विभिन्न रूपों और उनके तर्कों से परिचित कराते हैं। यह एक ऐसा विचार है जो हमारी सामान्य बुद्धि को चुनौती देता है, क्योंकि हम सब स्वाभाविक रूप से ये मानते हैं कि हमारे मन के बाहर एक ठोस भौतिक दुनिया मौजूद है। लेकिन दार्शनिकों ने सदियों से इस संभावना पर विचार किया है कि शायद मन ही परम सत्य है और पदार्थ उसी की एक अभिव्यक्ति मात्र है। सोचिए, ये कितना क्रांतिकारी विचार है। अगर ये सच है तो इसका मतलब होगा कि हमारा अस्तित्व, हमारी चेतना, हमारे विचार, ये सब कुछ भौतिक कणों की आकस्मिक टक्करों का नतीजा नहीं, बल्कि वास्तविकता के मूल में ही स्थित है। ये विचार हमारे जीवन को एक नया अर्थ दे सकता है और हमारे मूल्यों को भी बदल सकता है। लेकिन क्या इस विचार के पक्ष में कोई मजबूत तर्क है, या ये सिर्फ एक कल्पना है? रसेल सबसे पहले हमें बिशप बर्कले के आइडियलिज्म की याद दिलाते हैं, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की थी। बर्कले का कहना था एसे एस्ट परसीपी, यानी होना अनुभव किया जाना है। उनके अनुसार भौतिक वस्तुओं का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वो तभी तक मौजूद होती हैं जब तक कोई मन उन्हें अनुभव कर रहा हो। मेज, कुर्सी, पहाड़, नदियां, ये सब हमारे या किसी अन्य मन में मौजूद विचार या संवेदनाएं हैं। अगर कोई मन न हो तो ये चीजें भी नहीं होंगी। बर्कले का यह तर्क इस बात पर आधारित था कि हम सीधे तौर पर सिर्फ अपने अनुभवों को ही जान सकते हैं। हम कभी भी उस भौतिक वस्तु को सीधे नहीं जान सकते जो इन अनुभवों के पीछे मानी जाती है। तो बर्कले ने पूछा, फिर यह मानने की क्या जरूरत है कि हमारे अनुभवों के पीछे कोई ऐसी अज्ञात भौतिक वस्तु मौजूद है? क्यों ना यह मान लिया जाए कि हमारे अनुभव ही वास्तविकता है और ये अनुभव मन में ही होते हैं? ये एक बहुत ही चतुर तर्क है और इसे काटना आसान नहीं है। अगर हम सिर्फ अपने विचारों और संवेदनाओं को ही सीधे तौर पर जान सकते हैं, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं
कि इनके अलावा भी कुछ और मौजूद है। बर्कले का आइडियलिज्म एक तरह का सब्जेक्टिव आइडियलिज्म कहलाता है, क्योंकि यह वास्तविकता को व्यक्तिगत मन के अनुभवों पर आधारित करता है। लेकिन आइडियलिज्म के और भी रूप हैं जो शायद थोड़े और व्यापक और गहरे हैं। रसेल हमें एक और महान दार्शनिक इमानुएल कांट के विचारों की ओर ले जाते हैं। हालांकि कांट को पूरी तरह से आइडियलिस्ट कहना सही नहीं होगा, लेकिन उनके विचारों ने आइडियलिज्म के बाद के विकास पर गहरा प्रभाव डाला। कांट ने कहा था कि हम दुनिया को जैसा वो है या नूमेनॉन या थिंग इन इटसेल्फ कभी नहीं जान सकते। हम सिर्फ दुनिया को जैसा वो हमें प्रतीत होती है या फिनोमिनन ही जान सकते हैं। और ये प्रतीति हमारे मन की संरचनाओं द्वारा आकारित होती है। यानी हमारा मन दुनिया को सिर्फ देखता ही नहीं, बल्कि उसे एक तरह से बनाता भी है, कम से कम हमारे अनुभव के स्तर पर। कांट का यह विचार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिखाता है कि हमारा मन ज्ञान की प्रक्रिया में एक निष्क्रिय दर्शक नहीं, बल्कि एक सक्रिय भागीदार है। इसके बाद 19वीं सदी में जर्मन आइडियलिज्म का उदय हुआ, जिसके प्रमुख विचारक थे हेगल। हेगल का आइडियलिज्म एब्सोल्यूट आइडियलिज्म कहलाता है। हेगल का मानना था कि परम सत्य एक एब्सोल्यूट माइंड या एब्सोल्यूट आइडिया है, जो अपने आप को इतिहास, प्रकृति, कला, धर्म और दर्शन के माध्यम से प्रकट करता है। हमारे व्यक्तिगत मन उसी एब्सोल्यूट माइंड के अंश हैं। हेगल के अनुसार पूरी वास्तविकता एक तार्किक और विकासात्मक प्रक्रिया है, जिसमें एब्सोल्यूट माइंड धीरे धीरे अपनी पूर्ण चेतना को प्राप्त कर रहा है। ये एक बहुत ही भव्य और जटिल दर्शन है, लेकिन इसका मूल विचार यही है कि मन या विचार ही वास्तविकता का अंतिम आधार है। इस तरह के आइडियलिज्म के अनुसार पदार्थ मन से स्वतंत्र कोई चीज नहीं, बल्कि मन की ही एक अभिव्यक्ति या एक निचला स्तर है। जब हम प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं या इतिहास की घटनाओं को समझते हैं, तो हम असल में उसी एब्सोल्यूट माइंड के काम करने के तरीके को समझ रहे होते हैं। अब रसेल आइडियलिज्म के इन विभिन्न रूपों की आलोचनात्मक समीक्षा करते हैं। वो मानते हैं कि आइडियलिज्म में कुछ आकर्षक बातें हैं। ये हमारे मन और चेतना को महत्व देता है, जो भौतिकवाद अक्सर नहीं कर पाता। ये हमें एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश करता है जो सिर्फ अंधी, बेजान शक्तियों का खेल नहीं, बल्कि किसी उद्देश्य या तर्क से संचालित हो सकती है। लेकिन रसेल आइडियलिज्म के तर्कों में कई कमजोरियां भी देखते हैं। सबसे पहली बात, जैसा कि हमने बर्कले के संदर्भ में देखा था, आइडियलिज्म हमारी सामान्य बुद्धि के खिलाफ जाता है। हम सब ये मानते हैं कि दुनिया हमसे पहले भी मौजूद थी और हमारे बाद भी मौजूद रहेगी। अगर मन ही सब कुछ है, तो फिर डायनासोर कैसे मौजूद थे, जब कोई इंसान उन्हें अनुभव करने के लिए नहीं था? हेगल जैसे आइडियलिस्ट इसका जवाब दे सकते हैं कि एब्सोल्यूट माइंड उन्हें अनुभव कर रहा था, या वो एब्सोल्यूट माइंड के विकास का एक चरण थे। लेकिन ये जवाब विश्वास पर आधारित हैं, इन्हें साबित करना मुश्किल है। दूसरी बात, रसेल कहते हैं कि आइडियलिस्ट अक्सर ज्ञान और अस्तित्व को मिला देते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम किसी चीज को अपने मन के माध्यम से ही जान सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज हमारे मन के बिना मौजूद ही नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए, हम दूर के तारों को टेलीस्कोप के माध्यम से जानते हैं। टेलीस्कोप हमारे ज्ञान का एक उपकरण है, लेकिन तारे टेलीस्कोप के बिना भी मौजूद हैं। इसी तरह हमारा मन भी ज्ञान का एक उपकरण हो सकता है, लेकिन दुनिया उसके बिना भी मौजूद हो सकती है। रसेल ये भी तर्क देते हैं कि आइडियलिज्म अक्सर विचार शब्द का इस्तेमाल बहुत ढीले ढाले तरीके से करता है। कभी विचार का मतलब होता है हमारे मन में आने वाली कोई छवि या कॉन्सेप्ट, और कभी विचार का मतलब होता है कोई वास्तविक चीज जो मन में मौजूद है। इन दोनों अर्थों को मिला देने से भ्रम पैदा हो सकता है। रसेल का अपना झुकाव रियलिज्म या यथार्थवाद की ओर है, यानी ये मानना कि हमारे मन के बाहर एक भौतिक दुनिया मौजूद है और हम उसे कम से कम कुछ हद तक जान सकते हैं। लेकिन वो ये भी मानते हैं कि आइडियलिज्म ने दर्शन को कुछ महत्वपूर्ण सबक सिखाए हैं। सबसे बड़ा सबक ये है कि हम अपने ज्ञान की प्रक्रिया में अपने मन की भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम दुनिया को सीधे बिना किसी फिल्टर के नहीं देखते। हमारा मन, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, ये सब हमारे अनुभव को प्रभावित करते हैं। दूसरा सबक यह है कि हमें पदार्थ और मन के बीच के संबंध को और गहराई से समझने की जरूरत है। क्या ये दोनों पूरी तरह से अलग चीजें हैं या किसी गहरे स्तर पर जुड़ी हुई हैं? ये सवाल आज भी दर्शन और विज्ञान के लिए एक बड़ी चुनौती है। आइडियलिज्म, चाहे हम उसे स्वीकार करें या ना करें, हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि चेतना क्या है और उसका इस ब्रह्मांड में क्या स्थान है।
अगर सब कुछ सिर्फ भौतिक कणों का खेल है, तो फिर चेतना, प्रेम, सौंदर्य, नैतिकता, इन सब का क्या अर्थ है? आइडियलिज्म इन चीजों को एक ज्यादा सार्थक संदर्भ देने की कोशिश करता है। यह हमें बताता है कि शायद हम सिर्फ जैविक मशीनें नहीं हैं, बल्कि हमारे अस्तित्व का कोई गहरा उद्देश्य हो सकता है। यह विचार हमें आशा और प्रेरणा दे सकता है, खासकर एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर अर्थहीन और क्रूर नजर आती है। लेकिन रसेल हमें भावनाओं में बहकर किसी सिद्धांत को स्वीकार करने के प्रति आगाह भी करते हैं। वो कहते हैं कि हमें तर्कों और सबूतों के आधार पर ही अपने विश्वास बनाने चाहिए, न कि सिर्फ इसलिए कि कोई विचार हमें अच्छा लगता है। तो क्या मन ही सब कुछ है? रसेल का जवाब शायद नहीं होगा, कम से कम उस सरल अर्थ में नहीं जैसा कि कुछ आइडियलिस्ट कहते हैं। लेकिन वो ये भी नहीं कहेंगे कि मन कुछ भी नहीं है या सिर्फ पदार्थ का एक उपउत्पाद है। सच शायद इन दोनों अतियों के बीच कहीं है। मन और पदार्थ दोनों ही वास्तविकता के महत्वपूर्ण पहलू हैं, और उनके बीच का संबंध बहुत जटिल और रहस्यमयी है। आइडियलिज्म हमें इस रहस्य की ओर आकर्षित करता है और हमें उन संभावनाओं पर विचार करने को कहता है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये हमें अपनी सोच के दायरे को बढ़ाने में मदद करता है और हमें ये एहसास दिलाता है कि वास्तविकता शायद हमारी कल्पना से भी ज्यादा अजीब और अद्भुत हो सकती है। अगर हम ये मान भी लें कि मन ही सब कुछ नहीं है और एक बाहरी दुनिया मौजूद है, तो अगला सवाल ये उठता है कि हम उस दुनिया के बारे में जानते कैसे हैं? हम कैसे एक चीज को दूसरी चीज से पहचानते हैं? हम कैसे किसी व्यक्ति या स्थान के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, भले ही हमने उसे सीधे तौर पर अनुभव न किया हो? ये सवाल हमें ज्ञान के विभिन्न प्रकारों की ओर ले जाता है, और इसी की चर्चा बर्ट्रैंड रसेल अपने अगले अध्याय में करते हैं, जहां वो ज्ञान बदरिया तारुफ और ज्ञान बदरिया तफसील के बीच फर्क बताते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भेद है जो हमें ये समझने में मदद करेगा कि हम दुनिया को कैसे समझते हैं और उसके बारे में कैसे बात करते हैं। तो क्या आप तैयार हैं ज्ञान की इस पहेली को सुलझाने के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपने सबसे अच्छे दोस्त को कैसे जानते हैं और आप भारत के प्रधानमंत्री को कैसे जानते हैं, और इन दोनों तरह के ज्ञान में क्या फर्क है? ये जानना वाकई में बहुत दिलचस्प होगा, और ये हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। अध्याय नंबर 5, जान पहचान और जानकारी। अब तक हमने देखा कि हमारे आसपास की दुनिया, जिसे हम भौतिक पदार्थ कहते हैं, उसका अस्तित्व और स्वरूप कितना अनिश्चित हो सकता है। हमने ये भी देखा कि कुछ दार्शनिक तो यहां तक मानते हैं कि शायद मन ही परम सत्य है। इन सब चर्चाओं से एक बात तो साफ होती है कि ज्ञान हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। हम जो कुछ भी जानते हैं या जानने का दावा करते हैं, उसकी नींव क्या है? हम कैसे जानते हैं कि हमारा ज्ञान सच्चा है? इन्हीं सवालों से जूझते हुए बर्ट्रैंड रसेल हमें ज्ञान के 2 महत्वपूर्ण प्रकारों से परिचित कराते हैं। ज्ञान बदरिया तारुफ, जिसे हम सरल भाषा में जान पहचान से ज्ञान कह सकते हैं, और ज्ञान बदरिया तफसील यानी विवरण से ज्ञान। ये दोनों तरह के ज्ञान हमारे जीवन में हर पल काम आते हैं, लेकिन हम अक्सर इनके बीच के फर्क को समझ नहीं पाते। रसेल का मानना है कि इस फर्क को समझना दर्शन के कई भ्रमों को दूर करने और ज्ञान की प्रकृति को बेहतर ढंग से समझने के लिए बहुत जरूरी है। सोचिए, जब आप कहते हैं मैं इस मेज को जानता हूं, तो आपका क्या मतलब होता है? और जब आप कहते हैं मैं भारत के प्रधानमंत्री को जानता हूं, तो क्या इन दोनों जानने का मतलब एक ही है? शायद नहीं। रसेल हमें इन्हीं बारीकियों को समझाते हैं। जान पहचान से ज्ञान वो ज्ञान है जो हमें किसी चीज के सीधे अनमिटलबारे संपर्क से मिलता है। जब आप अपनी मेज को देखते हैं, उसके रंग को, उसके आकार को, उसकी सतह के स्पर्श को अनुभव करते हैं, तो आप उस मेज के सेंस डेटा से परिचित हो रहे होते हैं। ये एक सीधा प्रत्यक्ष अनुभव है। इसमें कोई बीच बचाव नहीं होता, कोई अनुमान नहीं होता। आप सीधे उस अनुभव को जी रहे होते हैं। रसेल कहते हैं कि हम कई तरह की चीजों से परिचित हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम अपने सेंस डेटा से परिचित होते हैं, जैसे रंग, आवाज, गंध, स्वाद, स्पर्श। जब आप एक लाल सेब देखते हैं, तो आप उस लालिमा के सेंस डेटा से सीधे परिचित होते हैं। जब आप एक गाना सुनते हैं, तो आप उस ध्वनि के सेंस डेटा से सीधे परिचित होते हैं। ये हमारे ज्ञान का सबसे बुनियादी और सबसे निश्चित आधार है, क्योंकि ये हमारे अपने प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होता है। इसके अलावा रसेल कहते हैं कि हम अपनी यादों से भी परिचित हो सकते हैं। जब आप किसी पिछली घटना को याद करते हैं,
तो आप उस याद से सीधे परिचित होते हैं, वैसे ही जैसे आप वर्तमान सेंस डेटा से परिचित होते हैं। हाँ, यादें धुंधली हो सकती हैं या गलत भी हो सकती हैं, लेकिन जिस याद का आप अनुभव कर रहे हैं वो अनुभव तो प्रत्यक्ष ही है। हम अपनी आंतरिक अवस्थाओं, जैसे अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं, अपने विचारों से भी सीधे परिचित होते हैं। जब आप खुश होते हैं तो आप अपनी खुशी की भावना से सीधे परिचित होते हैं। जब आप कुछ चाहते हैं तो आप अपनी उस इच्छा से सीधे परिचित होते हैं। ये सब जान पहचान से ज्ञान के उदाहरण हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, रसेल कहते हैं कि हम शायद स्वयं से भी परिचित होते हैं, यानी उस मैं से जो इन सभी अनुभवों को अनुभव कर रहा है। जब आप कहते हैं मैं खुश हूं या मैं यह देख रहा हूं, तो आप उस मैं का उल्लेख कर रहे होते हैं जिससे आप सीधे तौर पर परिचित हैं। हालांकि स्वयं की प्रकृति और उससे परिचय का स्वरूप दर्शन में एक विवादास्पद विषय रहा है, लेकिन रसेल का मानना है कि हम अपने अनुभवों के कर्ता के रूप में स्वयं से परिचित होते हैं। तो जान पहचान से ज्ञान व ज्ञान है जो हमें चीजों के साथ सीधे व्यक्तिगत संपर्क से मिलता है। ये ज्ञान हमें चीजों के क्या होने का एहसास कराता है, उनके अस्तित्व का प्रत्यक्ष बोध कराता है। लेकिन क्या हम दुनिया की हर चीज को इसी तरह जान सकते हैं? क्या हम चीन की महान दीवार से सीधे परिचित हो सकते हैं अगर हम कभी वहां गए ही नहीं? क्या हम जूलियस सीजर से परिचित हो सकते हैं जो सदियों पहले गुजर चुके हैं? नहीं। इन चीजों के बारे में हमारा ज्ञान जान पहचान से नहीं होता, बल्कि विवरण से होता है। विवरण से ज्ञान वो ज्ञान है जो हमें चीजों के बारे में उनके गुणों या संबंधों का वर्णन करके मिलता है। जब हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिससे हम सीधे परिचित नहीं हैं, तो हम उसे कुछ विवरणों के माध्यम से पहचानते हैं। उदाहरण के लिए, भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री, हो सकता है आप उनसे कभी मिले ना हों, उनसे सीधे परिचित ना हों, लेकिन आप उनके बारे में जानते हैं क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं जो भारत का प्रधानमंत्री होने के विवरण को पूरा करता है। आप जानते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जो इस पद पर है, और आप उसके बारे में कई बातें जान सकते हैं, भले ही आप उनसे कभी सीधे न मिले हों। इसी तरह माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी, आप शायद वहां कभी नहीं गए, लेकिन आप जानते हैं कि यह दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह विवरण से ज्ञान है। रसेल कहते हैं कि हमारा अधिकांश ज्ञान, खासकर दुनिया और इतिहास के बारे में, विवरण से ज्ञान ही होता है। हम चीजों को उनके नामों से, उनके गुणों से, उनके संबंधों से जानते हैं। जब हम कहते हैं जूलियस सीजर, तो हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसने कुछ खास काम किए, जो एक खास समय में जिया, आदि। हम उसे इन विवरणों के माध्यम से ही जानते हैं। रसेल के अनुसार हर वो चीज जिसे हम विवरण से जानते हैं, उसे अंततः उन चीजों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए जिनसे हम परिचित हैं। यानी विवरण में इस्तेमाल होने वाले शब्द या कॉन्सेप्ट अंततः हमारे प्रत्यक्ष अनुभवों से जुड़े होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो विवरण हमारे लिए अर्थहीन हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर मैं कहूं वो नीला है, तो नीला शब्द का अर्थ तभी समझ में आएगा जब आपने कभी नीले रंग के सेंस डेटा का अनुभव किया हो। अगर आपने कभी कोई रंग देखा ही नहीं, तो नीला शब्द आपके लिए सिर्फ एक खाली ध्वनि होगी। इसलिए जान पहचान से ज्ञान हमारे विवरण से ज्ञान का आधार बनता है। रसेल इस भेद का इस्तेमाल कई दार्शनिक समस्याओं को हल करने में करते हैं। उदाहरण के लिए, भौतिक वस्तुओं का ज्ञान। हमने देखा कि हम सीधे तौर पर भौतिक वस्तु से परिचित नहीं होते, बल्कि हम उसके सेंस डेटा से परिचित होते हैं। तो जब हम कहते हैं ये मेज है, तो हम असल में एक विवरण का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो भौतिक वस्तु जो इन सेंस डेटा का कारण बनती है। हम उस भौतिक वस्तु को सीधे नहीं जानते, लेकिन हम उसके बारे में विवरण से जानते हैं, और ये विवरण अंततः हमारे परिचित सेंस डेटा से जुड़ा होता है। इसी तरह दूसरे लोगों के मन का ज्ञान भी विवरण से होता है। हम सीधे तौर पर किसी और के विचारों या भावनाओं से परिचित नहीं हो सकते। हम सिर्फ उनके व्यवहार, उनके शब्दों, उनके चेहरे के भावों को देखते हैं, और उनसे हम अनुमान लगाते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो जब हम कहते हैं मेरा दोस्त खुश है, तो हम असल में कह रहे होते हैं वो व्यक्ति जो मेरा दोस्त है और जो इस तरह का व्यवहार कर रहा है, उसके मन में खुशी की भावना है। यह विवरण से ज्ञान है जो हमारे परिचित सेंस डेटा पर आधारित है। रसेल का मानना है कि यह भेद
हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कैसे उन चीजों के बारे में भी निश्चित ज्ञान रख सकते हैं जिनसे हम सीधे परिचित नहीं हैं। जब तक हमारे विवरण स्पष्ट हैं और वो अंततः परिचित चीजों से जुड़े हुए हैं, तब तक हमारा विवरण से ज्ञान भी वैध हो सकता है। हालांकि विवरण से ज्ञान में गलती की संभावना हमेशा बनी रहती है। हो सकता है हमारा विवरण गलत हो या वो किसी वास्तविक चीज पर लागू ही ना होता हो। इसलिए विवरण से ज्ञान की सच्चाई को परखना जान पहचान से ज्ञान की सच्चाई को परखने से ज्यादा मुश्किल होता है। जान पहचान से ज्ञान में हम सीधे तौर पर अनुभव कर रहे होते हैं, इसलिए उसमें गलती की गुंजाइश कम होती है। इस पूरी चर्चा का हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए भी बहुत महत्व है। जब हम किसी के बारे में कोई राय बनाते हैं, तो क्या वो जान पहचान पर आधारित होती है या सिर्फ विवरण पर? अक्सर हम लोगों के बारे में सुनी सुनाई बातों या उनके बारे में पढ़ी गई चीजों के आधार पर राय बना लेते हैं, बिना उनसे सीधे मिले या उन्हें समझे। ये विवरण से ज्ञान खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये पूर्वाग्रहों और गलत फहमियों को जन्म दे सकता है। दूसरी ओर, जब हम किसी चीज को खुद अनुभव करते हैं, तो हमारा ज्ञान ज्यादा गहरा और व्यक्तिगत होता है। सोचिए, किसी जगह के बारे में पढ़ना और उस जगह पर खुद घूमना, इन दोनों अनुभवों में कितना फर्क होता है। एक विवरण से ज्ञान है, दूसरा जान पहचान से ज्ञान। रसेल की यह थ्योरी हमें यह भी सिखाती है कि भाषा कितनी महत्वपूर्ण है। भाषा ही वो जरिया है जिससे हम विवरण से ज्ञान को व्यक्त और साझा करते हैं। शब्दों के अर्थ अगर स्पष्ट न हो या अगर वो हमारे प्रत्यक्ष अनुभवों से न जुड़े हों, तो संवाद असंभव हो जाएगा। इसलिए स्पष्ट रूप से सोचना और स्पष्ट रूप से बोलना बहुत जरूरी है। तो जान पहचान से ज्ञान और विवरण से ज्ञान, ये दोनों ही हमारे ज्ञान के ताने बाने का हिस्सा है। एक हमें दुनिया से सीधा संपर्क कराता है, दूसरा हमें उस संपर्क से परे जाकर भी जानने की क्षमता देता है। लेकिन अगर हमारा ज्ञान, चाहे वो जान पहचान से हो या विवरण से, सिर्फ वर्तमान या अतीत तक ही सीमित रहे, तो हम भविष्य के बारे में कैसे कुछ कह सकते हैं? हम कैसे जानते हैं कि सूरज कल भी निकलेगा या पानी हमेशा हमारी प्यास बुझाएगा? ये ज्ञान किस पर आधारित है? ये हमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक समस्या की ओर ले जाता है, आगमन की समस्या। और इसी समस्या पर बर्ट्रैंड रसेल अपने अगले अध्याय में विचार करते हैं। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि हमारे वो सभी विश्वास जो हम अतीत के अनुभवों के आधार पर भविष्य के बारे में बनाते हैं, उनकी नींव कितनी मजबूत है? ये एक ऐसा सवाल है जो विज्ञान की पूरी इमारत पर ही प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे की यात्रा और भी ज्यादा दिमाग को झकझोरने वाली होने वाली है। अध्याय नंबर 6, अनुमान का आधार। पिछले अध्याय में हमने ज्ञान के दो प्रकारों, जान पहचान से ज्ञान और विवरण से ज्ञान के बारे में बर्ट्रैंड रसेल के विचारों को समझा। हमने देखा कि कैसे हम कुछ चीजों को सीधे अनुभव से जानते हैं और कुछ को उनके विवरणों के माध्यम से। लेकिन हमारा ज्ञान सिर्फ वर्तमान अनुभवों या अतीत की यादों तक ही सीमित नहीं रहता। हम अक्सर अतीत के अनुभवों के आधार पर भविष्य के बारे में भी अनुमान लगाते हैं। हम मानते हैं कि सूरज कल भी पूरब से निकलेगा, क्योंकि हमने उसे हमेशा पूरब से निकलते देखा है। हम मानते हैं कि रोटी हमारी भूख मिटाएगी, क्योंकि उसने हमेशा ऐसा किया है। हम मानते हैं कि अगर हम किसी ऊंची जगह से कूदेंगे तो हम नीचे गिरेंगे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम हमेशा काम करता है। इस तरह के अनुमान, जहां हम कुछ देखे गए मामलों के आधार पर अनदेखे मामलों के बारे में कोई सामान्य नियम बनाते हैं, उसे आगमन या आगमनात्मक तर्क कहते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और वैज्ञानिक खोजें दोनों ही बड़े पैमाने पर इसी आगमनात्मक तर्क पर निर्भर करती हैं। लेकिन क्या ये आगमनात्मक तर्क हमेशा भरोसेमंद होता है? क्या इसका कोई तार्किक आधार है, या ये सिर्फ हमारी एक आदत है, एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है? इन्हीं सवालों को बर्ट्रैंड रसेल आगमन की समस्या के रूप में हमारे सामने रखते हैं, और ये दर्शन की सबसे गहरी और सबसे चुनौतीपूर्ण समस्याओं में से एक है। सोचिए, ये कितना परेशान करने वाला विचार है कि हमारे वो सभी विश्वास जो हमें भविष्य के बारे में निश्चितता का एहसास दिलाते हैं, वो शायद तार्किक रूप से निराधार हों। अगर ऐसा है, तो फिर हम किसी भी चीज के बारे में कैसे निश्चित हो सकते हैं? रसेल हमें प्रसिद्ध दार्शनिक डेविड ह्यूम के विचारों की याद दिलाते हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस समस्या को बहुत ही स्पष्ट और शक्तिशाली तरीके से उठाया था। ह्यूम ने कहा कि हमारे सभी आगमनात्मक अनुमान इस विश्वास पर आधारित होते हैं कि प्रकृति एक समान व्यवहार करती है।
यानी भविष्य अतीत जैसा ही होगा और जो नियम हमने अतीत में देखे हैं वो भविष्य में भी लागू होंगे। उदाहरण के लिए हम मानते हैं कि सूरज कल निकलेगा क्योंकि प्रकृति में एक नियमितता है, एक रूपता है। लेकिन ह्यूम ने पूछा, हम कैसे जानते हैं कि प्रकृति एक समान व्यवहार करती है? क्या हमने भविष्य को देखा है? नहीं। तो फिर हम ये कैसे मान लेते हैं कि भविष्य अतीत जैसा ही होगा? हम कह सकते हैं कि हमने अतीत में हमेशा देखा है कि प्रकृति एक समान व्यवहार करती है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि वो भविष्य में भी ऐसा ही करेगी। लेकिन ये तो खुद एक आगमनात्मक तर्क है। हम अतीत के आधार पर भविष्य के बारे में अनुमान लगा रहे हैं कि प्रकृति का व्यवहार कैसा होगा। यानी हम आगमन के सिद्धांत को सही साबित करने के लिए आगमन के सिद्धांत का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एक तरह का चक्रिक तर्क है। ये ऐसा ही है जैसे कोई कहे, मेरी बात पर विश्वास करो क्योंकि मैं हमेशा सच बोलता हूं और ये बात भी मैं ही कह रहा हूं। ये कोई संतोषजनक प्रमाण नहीं है। ह्यूम का निष्कर्ष था कि आगमन के सिद्धांत का कोई तार्किक प्रमाण नहीं दिया जा सकता। ये सिर्फ हमारी एक मनोवैज्ञानिक आदत है। हमने बार बार दो घटनाओं को एक साथ घटते हुए देखा है, तो हमारे मन में एक उम्मीद बन जाती है कि भविष्य में भी जब एक घटना होगी तो दूसरी भी होगी। लेकिन ये उम्मीद किसी तर्क पर नहीं बल्कि सिर्फ आदत पर आधारित है। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला निष्कर्ष है, क्योंकि इसका मतलब है कि विज्ञान की पूरी इमारत, जो प्रयोगों और अवलोकनों के आधार पर सामान्य नियम बनाती है, वो भी तार्किक रूप से निराधार हो सकती है। अगर हम ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि प्रकृति एक समान व्यवहार करती है, तो फिर कोई भी वैज्ञानिक नियम, चाहे वो कितनी भी बार सही साबित हुआ हो, अगली बार गलत साबित हो सकता है। रसेल ह्यूम के इस विश्लेषण से काफी हद तक सहमत हैं। वो मानते हैं कि आगमन के सिद्धांत को तार्किक रूप से सिद्ध करना असंभव है। हम कभी भी पूरी निश्चितता के साथ ये नहीं कह सकते कि भविष्य अतीत जैसा ही होगा। हमेशा ये संभावना बनी रहती है कि प्रकृति का व्यवहार बदल जाए और हमारे सारे नियम धरे के धरे रह जाएं। सोचिए, एक मुर्गी को रोज सुबह उसका मालिक दाना डालता है। मुर्गी के लिए ये एक नियम बन जाता है, जब मालिक आएगा तो दाना मिलेगा। ये नियम सैकड़ों बार सही साबित होता है, लेकिन एक दिन मालिक आता है और दाना डालने के बजाय मुर्गी की गर्दन मरोड़ देता है, क्योंकि उसे क्रिसमस के लिए मुर्गी चाहिए थी। मुर्गी का आगमनात्मक अनुमान गलत साबित हो गया। इसी तरह हो सकता है कि सूरज लाखों सालों से रोज सुबह निकलता आया हो, लेकिन क्या हम पूरी निश्चितता के साथ कह सकते हैं कि वो कल भी निकलेगा? हो सकता है कोई ब्रह्मांडीय दुर्घटना हो जाए या प्रकृति के नियम बदल जाएं। हम ऐसी संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते। तो अगर आगमन का कोई तार्किक आधार नहीं है, तो फिर हम इस पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? क्या हमारा सारा ज्ञान सिर्फ एक अंधविश्वास है? रसेल कहते हैं कि हालांकि हम आगमन के सिद्धांत को सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके बिना जी भी नहीं सकते। हमारी हर क्रिया, हर योजना, हर उम्मीद इसी विश्वास पर आधारित होती है कि दुनिया में एक तरह की नियमितता है। अगर हम ये न माने तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। हम खाना नहीं खाएंगे क्योंकि हमें क्या पता कि वो हमें पोषण देगा या जहर बन जाएगा। हम सड़क पर नहीं चलेंगे क्योंकि हमें क्या पता कि जमीन हमारे पैरों के नीचे रहेगी या गायब हो जाएगी। तो आगमन का सिद्धांत एक तरह का व्यावहारिक आवश्यकता है। हम उसे मानते हैं क्योंकि उसके बिना हमारा जीवन असंभव हो जाएगा। लेकिन क्या दार्शनिक इतने से संतुष्ट हो सकते हैं? सिर्फ ये कहना कि कोई चीज व्यावहारिक रूप से जरूरी है, उसे तार्किक रूप से सही साबित नहीं कर देता। रसेल इस समस्या का कोई अंतिम समाधान नहीं देते, लेकिन वो कुछ संभावनाओं पर विचार करते हैं। वो कहते हैं कि शायद आगमन का सिद्धांत अपने आप में एक मूलभूत तार्किक सिद्धांत है, जिसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं, बल्कि जिसे स्वीकार करना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे हम तर्कशास्त्र के कुछ नियमों को स्वीकार करते हैं। या शायद आगमन का सिद्धांत अनुभव से पहले का ज्ञान है, यानी ऐसा ज्ञान जो हमें अनुभव से नहीं मिलता, बल्कि हमारे मन की संरचना का हिस्सा है। ये कुछ वैसे ही है जैसे कांट ने कहा था कि स्थान, काल और कारण कार्य संबंध हमारे मन की संरचनाएं हैं जो हमारे अनुभव को आकार देती हैं। शायद प्रकृति की एकरूपता का सिद्धांत भी एक ऐसी ही संरचना है। रसेल यहां एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हालांकि हम आगमन से मिलने वाले निष्कर्षों के बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकते, लेकिन हम उनकी संभावना के बारे में बात कर सकते हैं। जितनी ज्यादा बार हमने किसी नियम को सही साबित होते देखा है,
उतनी ही ज्यादा संभावना होती है कि वो भविष्य में भी सही होगा। उदाहरण के लिए यह ज्यादा संभावित है कि सूरज कल निकलेगा, बजाय इसके कि वो नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने उसे अरबों बार निकलते देखा है। तो आगमन हमें निश्चितता तो नहीं देता, लेकिन वो हमें संभाव्य ज्ञान दे सकता है। और हमारे व्यावहारिक जीवन के लिए संभाव्य ज्ञान अक्सर काफी होता है। विज्ञान भी इसी तरह काम करता है। वैज्ञानिक सिद्धांत कभी भी अंतिम सत्य नहीं माने जाते, बल्कि वो सबसे अच्छी उपलब्ध व्याख्याएं होती हैं जो नए सबूतों के आधार पर बदल सकती हैं। वैज्ञानिक भी अपने निष्कर्षों को संभाव्य मानते हैं, निश्चित नहीं। इस पूरी चर्चा से हमें यह सीखना है कि हमें अपने ज्ञान की सीमाओं के प्रति सचेत रहना चाहिए। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि जो हमने अतीत में देखा है वो भविष्य में भी वैसा ही होगा। हमें हमेशा नई संभावनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने विश्वासों को जरूरत पड़ने पर बदलने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आगमन की समस्या हमें दिखाती है कि हमारा ज्ञान कितना नाजुक हो सकता है, लेकिन ये हमें निराश नहीं करती, बल्कि ये हमें और ज्यादा जिज्ञासु और विवेचनात्मक बनाती है। ये हमें सिखाती है कि ज्ञान एक सतत प्रक्रिया है, कोई अंतिम मंजिल नहीं। हमें हमेशा सवाल पूछते रहना चाहिए, हमेशा अपने अनुमानों को परखते रहना चाहिए और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सोचना कि सूरज कल नहीं निकलेगा, ये एक डरावना विचार हो सकता है, लेकिन ये हमें इस बात का भी एहसास कराता है कि सूरज का रोज निकलना कितना अद्भुत और कितना कीमती है। ये हमें उन चीजों की सराहना करना सिखाता है जिन्हें हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं। आगमन की समस्या का कोई आसान हल नहीं है और दार्शनिक आज भी इस पर बहस करते हैं, लेकिन इस समस्या पर सोचना ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण बौद्धिक व्यायाम है। ये हमारे दिमाग को तेज करता है और हमें दुनिया को एक नए नजरिए से देखने में मदद करता है। तो अगर हम आगमन के जरिए भविष्य के बारे में सिर्फ संभाव्य ज्ञान ही हासिल कर सकते हैं, तो क्या कुछ ऐसे भी सच हैं जिन्हें हम पूरी निश्चितता के साथ जान सकते हैं? क्या कुछ ऐसे सामान्य सिद्धांत हैं जो अनुभव पर निर्भर नहीं करते और जो हमेशा हर हाल में सच होते हैं, जैसे 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, या कोई चीज एक ही समय पर लाल और गैर लाल नहीं हो सकती? इस तरह के ज्ञान को अनुभव निरपेक्ष ज्ञान कहते हैं और इसी ज्ञान की प्रकृति और संभावना पर बर्ट्रैंड रसेल अपने अगले अध्याय में विचार करेंगे। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि कैसे हम कुछ चीजों को बिना अनुभव के भी जान सकते हैं और ये ज्ञान हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये एक और बहुत ही आकर्षक विषय है जो हमें तर्क और गणित की दुनिया में ले जाएगा। अध्याय नंबर 7, सार्वभौमिक सच का ज्ञान। पिछले अध्याय में हमने आगमन की समस्या पर विचार किया और देखा कि कैसे अतीत के अनुभवों के आधार पर भविष्य के बारे में निश्चित ज्ञान हासिल करना तार्किक रूप से मुश्किल है। हमने पाया कि आगमन हमें ज्यादा से ज्यादा संभाव्य ज्ञान ही दे सकता है। इससे एक सवाल उठता है, क्या कोई ऐसा भी ज्ञान है जो पूरी तरह से निश्चित हो, जो अनुभव पर निर्भर न करता हो और जो हमेशा हर जगह सच हो? बर्ट्रैंड रसेल का जवाब है हाँ, ऐसा ज्ञान मौजूद है और इसे अनुभव निरपेक्ष ज्ञान या प्राग अनुभविक ज्ञान कहा जाता है। इस अध्याय में रसेल हमें इसी तरह के ज्ञान से परिचित कराते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसे सार्वभौमिक सत्यों को कैसे जान पाते हैं। सोचिए, जब आप कहते हैं 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, तो क्या आपको इसे सच मानने के लिए दुनिया में जाकर 2-2 चीजों के जोड़ों को गिनने की जरूरत पड़ती है? नहीं, आप ये बात अपने मन में ही बिना किसी बाहरी अनुभव के जान लेते हैं। ये एक ऐसा सच है जो हमेशा हर परिस्थिति में लागू होता है। ये सिर्फ पृथ्वी पर ही सच नहीं है, बल्कि ये मंगल ग्रह पर भी सच होगा और किसी दूसरी आकाशगंगा में भी। इसी तरह जब आप कहते हैं कोई भी चीज एक ही समय में और एक ही संदर्भ में लाल और गैर लाल नहीं हो सकती, तो ये भी एक ऐसा सच है जिसे जानने के लिए आपको दुनिया की सारी लाल चीजों को देखने की जरूरत नहीं है। यह तर्क का एक बुनियादी नियम है जिसे विरोधाभास का नियम कहते हैं और यह भी अनुभव निरपेक्ष है। रसेल कहते हैं कि इस तरह के ज्ञान का स्रोत हमारी इंद्रियां या बाहरी दुनिया का अवलोकन नहीं, बल्कि हमारा अपना तर्क और हमारी समझ है। ये वो ज्ञान है जो हमें सिर्फ सोचने से ही मिल जाता है। रसेल अनुभव निरपेक्ष ज्ञान के कई उदाहरण देते हैं। गणित के सभी सत्य जैसे 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अनुभव निरपेक्ष माने जाते हैं। तर्कशास्त्र के नियम जैसे यदि A B है और B
सी है तो ए सी है भी अनुभव निरपेक्ष होते हैं। इसके अलावा कुछ नैतिक सिद्धांत भी अनुभव निरपेक्ष माने जा सकते हैं, जैसे हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम उनसे अपने लिए चाहते हैं। रसेल का मुख्य ध्यान गणित और तर्क शास्त्र के सत्यों पर है, क्योंकि ये सबसे स्पष्ट और निर्विवाद रूप से अनुभव निरपेक्ष लगते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम ऐसे सत्यों को जानते कैसे हैं? अगर ये अनुभव से नहीं आते तो कहां से आते हैं? क्या ये हमारे मन में जन्मजात होते हैं या हम इन्हें किसी तरह से सीखते हैं? रसेल इस सवाल का जवाब देने के लिए विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक कथनों के बीच के पारंपरिक भेद का उल्लेख करते हैं, जिसे इमानुएल कांट ने लोकप्रिय बनाया था। एक विश्लेषणात्मक कथन वो होता है जिसमें विधेय उद्देश्य के विचार में ही निहित होता है। उदाहरण के लिए, सभी कुंवारे अविवाहित पुरुष हैं। यहां अविवाहित पुरुष होना कुंवारे के विचार का ही हिस्सा है। इस कथन को समझने के लिए आपको दुनिया में जाकर कुंवारों का सर्वे करने की जरूरत नहीं है। ये कथन परिभाषा से ही सत्य है। माना जाता है कि सभी विश्लेषणात्मक कथन अनुभव निरपेक्ष होते हैं। दूसरी ओर, एक संश्लेषणात्मक कथन वो होता है जिसमें विधेय उद्देश्य के विचार में निहित नहीं होता, बल्कि उसके बारे में कोई नई जानकारी देता है। उदाहरण के लिए, कुछ कुंवारे खुश हैं। यहां खुश होना कुंवारे के विचार का हिस्सा नहीं है। ये एक ऐसी जानकारी है जो हमें अनुभव से ही मिल सकती है। माना जाता है कि अधिकांश संश्लेषणात्मक कथन अनुभव सापेक्ष होते हैं, यानी उन्हें जानने के लिए अनुभव की जरूरत पड़ती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या सभी अनुभव निरपेक्ष कथन विश्लेषणात्मक होते हैं? यानी क्या हर वो चीज जो हम बिना अनुभव के जानते हैं वो सिर्फ परिभाषा या शब्दों के अर्थ पर ही आधारित होती है? डेविड ह्यूम जैसे अनुभववादी दार्शनिकों का यही मानना था। उनका कहना था कि गणित और तर्क शास्त्र के सत्य सिर्फ इसलिए निश्चित हैं क्योंकि वो एक तरह से शब्दों के खेल हैं। वो दुनिया के बारे में कोई नई जानकारी नहीं देते। जैसे 2 और 2 मिलकर 4 होना सिर्फ ये कहता है कि 2 और 4 एक ही चीज के दो नाम हैं। लेकिन इमानुएल कांट ने इस विचार को चुनौती दी। कांत का मानना था कि कुछ कथन ऐसे भी हो सकते हैं जो संश्लेषणात्मक अनुभव निरपेक्ष हों, यानी वो दुनिया के बारे में नई जानकारी भी देते हों और उन्हें बिना अनुभव के भी जाना जा सकता हो। कांत के अनुसार गणित के सत्य जैसे 7 और 5 मिलकर 12 होते हैं, संश्लेषणात्मक अनुभव निरपेक्ष हैं। वो कहते थे कि 12 का विचार 7 और 5 के विचारों में पहले से निहित नहीं है, बल्कि उन्हें जोड़ने की एक मानसिक क्रिया से उत्पन्न होता है। इसी तरह कांट का मानना था कि हर घटना का कोई कारण होता है। यह भी एक संश्लेषणात्मक अनुभव निरपेक्ष सिद्धांत है जो हमारे अनुभव को संभव बनाता है। रसेल भी कांट के इस विचार से प्रभावित थे कि गणित और तर्क शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत सिर्फ विश्लेषणात्मक नहीं हो सकते, वो दुनिया के बारे में कुछ वास्तविक बताते हैं। हालांकि रसेल कांट के इस स्पष्टीकरण से पूरी तरह सहमत नहीं थे कि ये ज्ञान हमारे मन की संरचनाओं से आता है। रसेल का अपना विचार, जो उन्होंने बाद में विकसित किया, यह था कि गणित और तर्कशास्त्र का ज्ञान सार्वभौमिकों के ज्ञान पर आधारित होता है। सार्वभौमिक व अमूर्त चीजें हैं जो कई विशेष चीजों में पाई जा सकती हैं, जैसे लालिमा, मनुष्यता, न्याय या दो होने का गुण। रसेल का मानना था कि हम इन सार्वभौमिकों और उनके बीच के संबंधों को सीधे तौर पर एक तरह की बौद्धिक अंतर्दृष्टि से जान सकते हैं, और यही हमारे अनुभव निरपेक्ष ज्ञान का आधार है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य हमें यह दिखाना है कि हमारे पास ऐसा ज्ञान भी हो सकता है जो अनुभव की अनिश्चितताओं से परे हो। आगमन की समस्या हमें दिखाती है कि अनुभव पर आधारित ज्ञान हमेशा थोड़ा संदिग्ध रहता है, लेकिन गणित और तर्क शास्त्र के सत्य हमें एक ऐसी निश्चितता प्रदान करते हैं जो हमें कहीं और नहीं मिलती। ये ज्ञान हमारे सोचने के तरीके का आधार बनता है। अगर हम 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, इस पर भरोसा नहीं कर सकते, तो हम किसी भी चीज पर भरोसा नहीं कर सकते। रसेल कहते हैं कि अनुभव निरपेक्ष ज्ञान की संभावना हमें ये आशा देती है कि हम दुनिया के बारे में कुछ स्थायी और निश्चित सत्य जान सकते हैं। ये ज्ञान हमें भ्रम और पूर्वाग्रह से लड़ने में मदद करता है, क्योंकि ये हमें तर्क और स्पष्टता के महत्व को सिखाता है। सोचिए, अगर हमारे पास अनुभव निरपेक्ष ज्ञान न होता तो हम कैसे किसी तर्क की वैधता को परखते? हम कैसे जानते कि कोई निष्कर्ष सही है या गलत? अनुभव निरपेक्ष ज्ञान हमें वो मानक प्रदान करता है जिसके आधार पर हम अपने विचारों और अपने ज्ञान का मूल्यांकन कर सकते हैं।
ये हमें एक तरह की बौद्धिक स्वतंत्रता देता है, क्योंकि ये हमें सिर्फ अपनी इंद्रियों या दूसरों की राय पर निर्भर रहने से बचाता है। हम खुद सोचकर, खुद तर्क करके भी कुछ सत्यों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन यहाँ एक सावधानी भी जरूरी है। हमें यह भी देखना होगा कि जिसे हम अनुभव निरपेक्ष सत्य मान रहे हैं, वो वाकई में वैसा है भी या नहीं। कभी कभी हम अपनी मान्यताओं या पूर्वाग्रहों को ही सार्वभौमिक सत्य समझने की गलती कर बैठते हैं। इसलिए अनुभव निरपेक्ष ज्ञान के क्षेत्र में भी आलोचनात्मक चिंतन और सावधानी की जरूरत होती है। हमें हमेशा अपने तर्कों की जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे निष्कर्ष वास्तव में वैध हैं। तो अनुभव निरपेक्ष ज्ञान हमें एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाता है जो हमारी रोजमर्रा की बदलती हुई दुनिया से परे है। एक ऐसी दुनिया जहां तर्क, व्यवस्था और निश्चितता का राज है। यह ज्ञान हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये हमें इंसान बनाता है। ये हमें सोचने, तर्क करने और समझने की क्षमता देता है। ये हमें विज्ञान, गणित, दर्शन और कला जैसी महान मानवीय उपलब्धियों की ओर ले जाता है। अगर हम सिर्फ अपने तात्कालिक अनुभवों में ही उलझे रहते, तो हम कभी भी इन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते। अनुभव निरपेक्ष ज्ञान हमें अपने अनुभवों से ऊपर उठकर दुनिया को एक व्यापक और गहरे नजरिए से देखने में मदद करता है। लेकिन अगर ऐसा ज्ञान मौजूद है जो अनुभव पर निर्भर नहीं करता, तो ये सवाल उठता है कि यह संभव कैसे है। हमारा मन, जो इस भौतिक शरीर में रहता है और भौतिक दुनिया से घिरा हुआ है, वो कैसे उन सत्यों को जान पाता है जो इस भौतिक दुनिया से परे लगते हैं? ये एक बहुत ही गहरा और रहस्यमयी सवाल है, और इसी सवाल पर बर्ट्रैंड रसेल अपने अगले अध्याय में विचार करते हैं, जिसका शीर्षक है अनुभव से पहले का ज्ञान कैसे संभव है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य की तह तक जाने के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं कि हमारा मन कैसे उन चीजों को पकड़ लेता है जो हमारी इंद्रियों की पहुंच से बाहर हैं? ये एक ऐसी यात्रा होगी जो हमें हमारे अपने मन की शक्तियों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। अध्याय नंबर 8, अनुभव से पहले का ज्ञान। पिछले अध्याय में हमने देखा कि बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार हमारे पास कुछ ऐसा ज्ञान भी होता है जो अनुभव पर निर्भर नहीं करता, जिसे अनुभव निरपेक्ष ज्ञान कहते हैं। गणित और तर्क शास्त्र के सत्य इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, या कोई चीज एक ही समय पर पी और गैर पी नहीं हो सकती। ये ऐसे सत्य हैं जिन्हें हम बिना किसी बाहरी दुनिया के अवलोकन के सिर्फ अपने मन में सोचकर ही जान लेते हैं। ये ज्ञान निश्चित होता है, सार्वभौमिक होता है और हमारे सभी तर्कों का आधार बनता है। लेकिन अब सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमयी सवाल ये उठता है कि आखिर यह संभव कैसे है? हमारा मन, जो इस भौतिक दुनिया का हिस्सा है, वो कैसे उन सत्यों को जान पाता है जो इस दुनिया के अनुभवों से स्वतंत्र प्रतीत होते हैं? हम जो समय और स्थान में बंधे हुए प्राणी हैं, वो कैसे उन चीजों के बारे में ज्ञान हासिल कर लेते हैं जो शाश्वत और अपरिवर्तनशील लगती हैं? यही वो गुत्थी है जिसे बर्ट्रैंड रसेल इस अध्याय में सुलझाने की कोशिश करते हैं। अनुभव से पहले का ज्ञान कैसे संभव है? यह सवाल दर्शन के इतिहास में एक केंद्रीय प्रश्न रहा है और इसने कई महान विचारकों को प्रेरित किया है। प्लेटो से लेकर कांट तक और कांट से लेकर रसेल तक, सभी ने इस रहस्य पर अपने अपने तरीके से प्रकाश डालने की कोशिश की है। रसेल हमें विभिन्न संभावित उत्तरों की ओर ले जाते हैं और उनकी आलोचनात्मक समीक्षा करते हैं ताकि हम इस जटिल मुद्दे की गहराई को समझ सकें। सबसे पहले रसेल उस विचार को खारिज करते हैं जो कहता है कि अनुभव निरपेक्ष ज्ञान जन्मजात होता है, यानी हम इन सत्यों के साथ पैदा होते हैं, वो हमारे मन में पहले से ही मौजूद होते हैं। रसेल कहते हैं कि ये मानना थोड़ा अजीब है कि एक नवजात शिशु के मन में भी गणित और तर्कशास्त्र के जटिल सिद्धांत मौजूद होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि हमारे मन में कुछ ऐसी क्षमताएं जन्मजात हों जो हमें इन सत्यों को समझने में मदद करती हैं, लेकिन ये कहना कि ये सत्य खुद जन्मजात है, ये शायद सही नहीं है। अगर ये जन्मजात होते तो फिर हमें इन्हें सीखने या खोजने की जरूरत क्यों पड़ती? और क्यों अलग अलग लोग इन्हें अलग अलग समय पर और अलग अलग तरीकों से समझते हैं? तो जन्मजात होने का विचार अनुभव निरपेक्ष ज्ञान की संभावना को पूरी तरह से समझा नहीं पाता। दूसरा संभावित उत्तर, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की थी, वो इमानुएल कांट से आता है। कांट का मानना था कि अनुभव निरपेक्ष ज्ञान इसलिए संभव है क्योंकि हमारा मन दुनिया पर कुछ संरचनाएं थोपता है। स्थान, काल और कारण कार्य संबंध जैसी अवधारणाएं बाहरी दुनिया में मौजूद नहीं हैं
बल्कि ये हमारे मन के चश्मे हैं जिनसे हम दुनिया को देखते और समझते हैं। इसी तरह कांट का मानना था कि गणित के सत्य भी हमारे मन की अंतर्दृष्टि के रूपों, स्थान और काल से आते हैं। यानी हम दो और दो मिलकर चार होते हैं, इसलिए जानते हैं क्योंकि हमारा मन इसी तरह से चीजों को गिनने और जोड़ने के लिए बना है। कांट का यह सिद्धांत बहुत प्रभावशाली रहा है क्योंकि ये अनुभव निरपेक्ष ज्ञान को हमारे मन की सक्रिय भूमिका से जोड़ता है। ये बताता है कि हम सिर्फ निष्क्रिय रूप से दुनिया को ग्रहण नहीं करते, बल्कि हम उसे सक्रिय रूप से बनाते भी हैं, कम से कम हमारे अनुभव के स्तर पर। लेकिन रसेल कांट के इस स्पष्टीकरण से भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। रसेल को लगता है कि कांट का सिद्धांत अनुभव निरपेक्ष ज्ञान को बहुत ज्यादा व्यक्तिपरक बना देता है। अगर गणित के सत्य सिर्फ हमारे मन की संरचनाओं पर निर्भर करते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर हमारे मन की संरचनाएं अलग होती तो दो और दो मिलकर पांच भी सच हो सकता था? रसेल को यह स्वीकार्य नहीं है। उनका मानना है कि गणित और तर्कशास्त्र के सत्य वस्तुनिष्ठ होते हैं, यानी वो हमारे मन से स्वतंत्र रूप से सच होते हैं, चाहे हम उन्हें जाने या न जाने या हमारा मन कैसा भी हो। दो और दो मिलकर चार होना सिर्फ इसलिए सच नहीं है क्योंकि हमारा मन ऐसा सोचता है, बल्कि ये अपने आप में एक शाश्वत सत्य है। तो अगर अनुभव निरपेक्ष ज्ञान जन्मजात नहीं है और अगर वो सिर्फ हमारे मन की संरचनाओं पर भी निर्भर नहीं करता, तो फिर वो कैसे संभव है? यहां रसेल अपने उस विचार की ओर लौटते हैं जिसका संकेत उन्होंने पहले भी दिया था। अनुभव निरपेक्ष ज्ञान सार्वभौमिकों के ज्ञान से आता है। सार्वभौमिक वो अमूर्त अवधारणाएं या गुण हैं जो कई विशेष चीजों में साझा हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, लालिमा एक सार्वभौमिक है जो कई अलग अलग लाल चीजों में पाई जा सकती है। मनुष्यता एक सार्वभौमिक है जो सभी मनुष्यों में पाई जाती है। दो होने का गुण एक सार्वभौमिक है जो दो चीजों के हर जोड़े में पाया जाता है। इसी तरह संबंध भी सार्वभौमिक होते हैं, जैसे से बड़ा होना, के उत्तर में होना, के जैसा होना। मानना है कि ये सार्वभौमिक हमारे मन से स्वतंत्र रूप से एक तरह की प्लेटोनिक दुनिया में मौजूद होते हैं, यानी वो भौतिक दुनिया में नहीं बल्कि एक अमूर्त शाश्वत दुनिया में निवास करते हैं। और हम इन सार्वभौमिकों और उनके बीच के संबंधों को एक खास तरह की बौद्धिक क्षमता, जिसे अंतर्ज्ञान या प्रत्यक्ष बोध कहा जा सकता है, के माध्यम से सीधे तौर पर जान सकते हैं। जब हम कहते हैं दो और दो मिलकर चार होते हैं, तो रसेल के अनुसार हम असल में दो होने के गुण, जोड़ने के संबंध और चार होने के गुण जैसे सार्वभौमिकों के बीच एक आवश्यक संबंध को समझ रहे होते हैं। ये ज्ञान हमें किसी विशेष अनुभव से नहीं मिलता, बल्कि ये हमें उन सार्वभौमिकों के स्वरूप को समझने से मिलता है। इसी तरह जब हम कहते हैं सभी मनुष्य मरणशील हैं, तो अगर ये एक अनुभव निरपेक्ष सत्य है, तो ये मनुष्यता और मरणशीलता जैसे सार्वभौमिकों के बीच एक संबंध को व्यक्त कर रहा है। रसेल का यह सिद्धांत कि अनुभव निरपेक्ष ज्ञान सार्वभौमिकों के ज्ञान पर आधारित है, कई समस्याओं का समाधान करता हुआ प्रतीत होता है। ये अनुभव निरपेक्ष ज्ञान की वस्तुनिष्ठता को बनाए रखता है क्योंकि सार्वभौमिक हमारे मन से स्वतंत्र माने जाते हैं। ये भी बताता है कि कैसे हम उन सत्यों को जान सकते हैं जो अनुभव से परे हैं, क्योंकि हम उन अमूर्त सत्ताओं तक अपनी बौद्धिक पहुंच बना सकते हैं। लेकिन इस सिद्धांत की अपनी समस्याएं भी हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये सार्वभौमिक आखिर हैं क्या? क्या ये सचमुच किसी प्लेटोनिक दुनिया में मौजूद हैं? और हम उनसे संपर्क कैसे साधते हैं? ये बौद्धिक अंतर्ज्ञान क्या चीज है? क्या ये कोई रहस्यमयी क्षमता है? इन सवालों के जवाब देना आसान नहीं है और दार्शनिकों में इन पर काफी मतभेद रहा है। कुछ दार्शनिक, जिन्हें नामवादी कहा जाता है, मानते हैं कि सार्वभौमिक जैसी कोई चीज होती ही नहीं, सिर्फ विशेष चीजें और उनके नाम होते हैं। कुछ और, जिन्हें प्रत्ययवादी कहा जाता है, मानते हैं कि सार्वभौमिक सिर्फ हमारे मन में कॉन्सेप्ट के रूप में मौजूद होते हैं। रसेल यहां एक यथार्थवादी दृष्टिकोण अपना रहे हैं जो प्लेटो के विचारों के करीब है कि सार्वभौमिक वास्तविक मन से स्वतंत्र सत्ताएं हैं। तो अनुभव से पहले का ज्ञान कैसे संभव है? रसेल का जवाब है, ये सार्वभौमिकों और उनके बीच के संबंधों के हमारे प्रत्यक्ष बोध के माध्यम से संभव है। हमारा मन इन अमूर्त सत्ताओं को देखने या समझने की क्षमता रखता है और इसी क्षमता से हमें गणित और तर्कशास्त्र के निश्चित और शाश्वत सत्य मिलते हैं।
ये एक बहुत ही साहसिक और आकर्षक विचार है। ये हमें बताता है कि हमारा मन सिर्फ भौतिक दुनिया की चीजों को ही नहीं, बल्कि एक उच्चतर अमूर्त वास्तविकता को भी छू सकता है। ये हमारे ज्ञान की पहुंच को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, लेकिन ये हमें विनम्र भी बनाता है, क्योंकि ये दिखाता है कि ये उच्चतर ज्ञान हासिल करना कितना मुश्किल हो सकता है और इसके लिए कितनी बौद्धिक स्पष्टता और अंतर्दृष्टि की जरूरत होती है। रसेल खुद भी मानते हैं कि सार्वभौमिकों की दुनिया और उनसे हमारा परिचय एक जटिल और शायद पूरी तरह से न समझने योग्य रहस्य है। लेकिन वो ये भी मानते हैं कि अनुभव निरपेक्ष ज्ञान की वास्तविकता को समझाने का ये सबसे अच्छा तरीका है जो हमारे पास है। इस अध्याय से हमें ये सीखना है कि अनुभव निरपेक्ष ज्ञान कोई जादुई चीज नहीं है, बल्कि ये हमारी तर्क और समझ की शक्तियों का नतीजा है। ये ज्ञान हमें दुनिया को एक गहरी और ज्यादा व्यवस्थित तरीके से देखने में मदद करता है और ये हमें उन सवालों के जवाब खोजने के लिए प्रेरित करता है जो हमारी तात्कालिक पहुंच से परे हैं। अगर हम सार्वभौमिकों को जान सकते हैं, तो फिर ये सार्वभौमिक आखिर हैं क्या? इनकी दुनिया कैसी है और इनका हमारे विशेष अनुभवों की दुनिया से क्या संबंध है? ये सवाल हमें ले जाएगा हमारे अगले अध्याय की ओर, जिसका शीर्षक है विचारों की दुनिया। क्या आप तैयार हैं इस अमूर्त शाश्वत दुनिया की सैर करने के लिए, जहां सिर्फ विचार और अवधारणाएं ही निवास करती हैं? ये एक ऐसी दुनिया है जो हमारी भौतिक दुनिया से बिल्कुल अलग है, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा वास्तविक और महत्वपूर्ण है। अध्याय नंबर 9, विचारों की दुनिया। अब तक की हमारी यात्रा में हमने ज्ञान की कई परतों को खोला है। हमने दिखावट और असलियत के फर्क को समझा, पदार्थ के अस्तित्व और स्वरूप पर सवाल उठाए, मन की गहराइयों में झांका और ज्ञान के विभिन्न रूपों, जान पहचान, विवरण, आगमन और अनुभव निरपेक्ष ज्ञान को जाना। पिछले अध्याय में बर्ट्रैंड रसेल ने हमें बताया कि अनुभव निरपेक्ष ज्ञान जैसे गणित और तर्कशास्त्र के सत्य शायद सार्वभौमिकों के हमारे ज्ञान पर आधारित होते हैं। सार्वभौमिक व अमूर्त अवधारणाएं, गुण या संबंध हैं जो कई विशेष भौतिक चीजों में पाए जा सकते हैं, लेकिन जो खुद भौतिक नहीं हैं, जैसे लालिमा, मनुष्यता, न्याय, समानता, से बड़ा होना। ये सब सार्वभौमिकों के उदाहरण हैं। इस अध्याय में रसेल हमें इन्हीं सार्वभौमिकों की रहस्यमयी और आकर्षक दुनिया में और गहराई तक ले जाते हैं। वो हमें समझाते हैं कि ये सार्वभौमिक क्या हैं, ये क्यों महत्वपूर्ण हैं और ये हमारे ज्ञान और हमारी दुनिया की समझ के लिए क्या मायने रखते हैं। ये एक ऐसा विषय है जो दर्शन के दिल में बसा हुआ है और जिसने प्लेटो के समय से ही दार्शनिकों को मोहित और भ्रमित दोनों किया है। सोचिए, जब आप दो अलग अलग लाल चीजों को देखते हैं, मान लीजिए एक लाल सेब और एक लाल गुलाब, तो आप ये कैसे जानते हैं कि दोनों ही लाल हैं? उनमें ऐसा क्या है जो समान है, जिसके कारण आप दोनों पर लाल का लेबल लगा सकते हैं? वो लालिमा जो दोनों में मौजूद है, क्या वो कोई भौतिक चीज है? नहीं। सेब की लालिमा सेब के साथ खत्म हो जाती है, गुलाब की लालिमा गुलाब के साथ। लेकिन वो लालिमा का विचार, वो लाल होने का गुण, वो तो बना रहता है और वो अनगिनत दूसरी लाल चीजों में भी पाया जा सकता है। यही लालिमा एक सार्वभौमिक है। रसेल हमें समझाते हैं कि सार्वभौमिक विशेष चीजों से बिल्कुल अलग होते हैं। विशेष चीजें वो होती हैं जो समय और स्थान में मौजूद होती हैं, जैसे ये मेज, ये कुर्सी, आप, मैं, वो सेब, वो गुलाब। ये सब आती जाती रहती हैं, बदलती रहती हैं, नष्ट हो जाती हैं, लेकिन सार्वभौमिक समय और स्थान से परे होते हैं। लालिमा आज भी वैसी ही है जैसी हजारों साल पहले थी और वो भविष्य में भी वैसी ही रहेगी। वो किसी एक स्थान पर सीमित नहीं है, बल्कि वो हर उस चीज में प्रकट हो सकती है जो लाल है, चाहे वो कहीं भी हो। इसी तरह न्याय का विचार किसी एक न्यायपूर्ण कार्य में सीमित नहीं है, बल्कि वो एक शाश्वत आदर्श है। दो होने का गुण किसी भी दो चीजों के जोड़े में पाया जा सकता है, चाहे वो दो तारे हों या दो विचार। रसेल कहते हैं कि ये सार्वभौमिक होते नहीं हैं उस अर्थ में जैसे भौतिक चीजें होती हैं। भौतिक चीजें समय और स्थान में अस्तित्व रखती हैं, सार्वभौमिक समय और स्थान से परे सत्ता रखते हैं। ये एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण भेद है। सार्वभौमिकों की दुनिया विचारों की दुनिया है, अवधारणाओं की दुनिया है, गुणों और संबंधों की दुनिया है। ये वो दुनिया है जिसे हम अपनी इंद्रियों से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि और तर्क से समझते हैं। रसेल का मानना है कि अगर हम सार्वभौमिकों के अस्तित्व को स्वीकार न करें,
तो हम दुनिया को समझ ही नहीं पाएंगे। हम कैसे दो चीजों की तुलना कर सकते हैं अगर उनमें कोई साझा गुण ना हो? हम कैसे कोई सामान्य नियम बना सकते हैं अगर मनुष्यता और मरणशीलता जैसे सार्वभौमिक न हो? हमारी भाषा भी सार्वभौमिकों पर ही टिकी हुई है। जब हम कुर्सी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी एक विशेष कुर्सी की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि कुर्सी होने के गुण की बात कर रहे होते हैं जो सभी कुर्सियों में पाया जाता है। अगर सार्वभौमिक न होते तो हर चीज अपने आप में अनोखी और अतुलनीय होती और हम उनके बारे में कोई सामान्य बात नहीं कह पाते। रसेल हमें बताते हैं कि सार्वभौमिकों के बारे में सोचने का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने सबसे पहले रूपों या विचारों के सिद्धांत के माध्यम से सार्वभौमिकों की अवधारणा को व्यवस्थित रूप दिया था। प्लेटो का मानना था कि हमारी भौतिक दुनिया सिर्फ एक छाया है, एक अपूर्ण प्रतिलिपि है, एक उच्चतर, शाश्वत और अपरिवर्तनशील दुनिया की, जहां ये रूप या विचार अपने शुद्ध रूप में मौजूद हैं। हमारा सच्चा ज्ञान इसी दुनिया का ज्ञान है और हम इसे अपनी आत्मा के माध्यम से तर्क और चिंतन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। रसेल प्लेटो के इस विचार से काफी हद तक सहमत है, हालांकि वो इसे थोड़ा और आधुनिक और तार्किक रूप देते हैं। रसेल के लिए सार्वभौमिक सिर्फ गुण ही नहीं बल्कि संबंध भी होते हैं, और ये संबंध भी उतने ही वास्तविक और मन से स्वतंत्र होते हैं जितने कि गुण। उदाहरण के लिए, दिल्ली मुंबई के उत्तर में है। इस कथन में दिल्ली और मुंबई विशेष स्थान हैं, लेकिन के उत्तर में होना एक संबंधात्मक सार्वभौमिक है जो इन दोनों के बीच मौजूद हो सकता है। रसेल कहते हैं कि हम इन सार्वभौमिकों से परिचित हो सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने सेंस डेटा से परिचित होते हैं। यह परिचय इंद्रिय जनित नहीं होता बल्कि बौद्धिक होता है। जब हम दो लाल चीजों को देखकर यह समझते हैं कि दोनों लाल हैं, तो हम असल में लालिमा के सार्वभौमिक से परिचित हो रहे होते हैं। जब हम ये समझते हैं कि 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, तो हम 2 होने के गुण, जोड़ने के संबंध और 4 होने के गुण जैसे सार्वभौमिकों और उनके बीच के आवश्यक संबंध से परिचित हो रहे होते हैं। यही परिचय हमारे अनुभव निरपेक्ष ज्ञान का आधार बनता है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि ये सार्वभौमिक सिर्फ हमारे मन की रचनाएं हैं, हमारे द्वारा बनाई गई अवधारणाएं हैं। हम कई विशेष लाल चीजों को देखते हैं और फिर हम उनसे लालिमा का एक सामान्य विचार बना लेते हैं। रसेल इस प्रत्ययवादी दृष्टिकोण को पूरी तरह से खारिज नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं कि यह पूरी कहानी नहीं है। अगर लालिमा सिर्फ हमारे मन में होती तो फिर 2 अलग अलग लोगों के मन में लालिमा का विचार एक जैसा क्यों होता? और अगर हम सब मर जाएं तो क्या लालिमा का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा? रसेल का मानना है कि सार्वभौमिक हमारे मन से स्वतंत्र रूप से सत्ता रखते हैं। वो वहां हैं चाहे हम उन्हें जाने या न जाने। हमारा मन उन्हें खोजता है, बनाता नहीं। ये विचार दुनिया को एक बहुत ही समृद्ध और स्तरित संरचना प्रदान करता है। एक तरफ भौतिक दुनिया है, विशेष चीजों की दुनिया जो बदलती रहती है, आती जाती रहती है। दूसरी तरफ सार्वभौमिकों की दुनिया है, विचारों की दुनिया जो शाश्वत, अपरिवर्तनशील और व्यवस्थित है। और हमारा मन इन दोनों दुनियाओं के बीच एक पुल का काम करता है। हम अपनी इंद्रियों से विशेष चीजों को अनुभव करते हैं और हम अपनी बुद्धि से सार्वभौमिकों को समझते हैं, और इन दोनों के मेल से ही हमारा ज्ञान संपूर्ण होता है। सार्वभौमिकों की दुनिया का ज्ञान हमें विज्ञान, गणित और दर्शन की ओर ले जाता है। ये हमें दुनिया में पैटर्न, नियम और संरचनाएं देखने में मदद करता है। ये हमें चीजों के सार को समझने में मदद करता है, न कि सिर्फ उनकी सतही दिखावट को। ये हमें अमूर्त चिंतन की क्षमता देता है जो मानव सभ्यता की प्रगति का मूल आधार रहा है। लेकिन सार्वभौमिकों की ये दुनिया रहस्यमयी भी है। हम इसे कैसे जानते हैं? ये बौद्धिक परिचय क्या चीज है? क्या ये कोई छठी इंद्री है? रसेल इन सवालों का कोई बहुत स्पष्ट जवाब नहीं देते। वो मानते हैं कि ये एक बुनियादी क्षमता है हमारे मन की, जिसे हम और ज्यादा विश्लेषित नहीं कर सकते। लेकिन वो इस बात पर जोर देते हैं कि इस क्षमता के बिना हमारा अधिकांश ज्ञान असंभव हो जाएगा। अगर हम सार्वभौमिकों को नहीं जान पाते तो हम कैसे समानता और अंतर को पहचानते? हम कैसे वर्गीकरण करते? हम कैसे तर्क करते? तो सार्वभौमिकों की दुनिया सिर्फ दार्शनिकों के लिए एक दिमागी कसरत नहीं है, बल्कि ये हमारे सोचने और जानने के तरीके का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये दुनिया हमें दिखाती है कि वास्तविकता सिर्फ वही नहीं है जिसे हम छू सकते हैं
या देख सकते हैं। वास्तविकता के और भी आयाम हैं जो ज्यादा सूक्ष्म, ज्यादा स्थायी और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण भी हैं। ये हमें भौतिकवाद की सीमाओं से परे देखने का एक नजरिया देती है। ये हमें बताती है कि विचार भी उतने ही वास्तविक हो सकते हैं जितने कि पत्थर या पेड़, और शायद विचारों की दुनिया ही वो जगह है जहां हमें सच्चे और शाश्वत मूल्य मिल सकते हैं, जैसे सत्य, सौंदर्य और अच्छाई। रसेल की ये चर्चा हमें प्लेटो की गुफा की कहानी की याद दिलाती है। हम सब शायद उस गुफा में बैठे कैदी हैं जो सिर्फ दीवारों पर पड़ती छायाओं को ही वास्तविकता समझते हैं। लेकिन दर्शन हमें उस गुफा से बाहर निकलने और सूरज की रोशनी में वास्तविक चीजों को देखने का रास्ता दिखाता है। ये यात्रा आसान नहीं है और हमारी आंखें चौंधिया सकती हैं, लेकिन ये यात्रा हमें सच्चे ज्ञान और सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जा सकती है। तो अगर ये सार्वभौमिक इतने महत्वपूर्ण हैं और अगर हमारा अनुभव निरपेक्ष ज्ञान इन्हीं पर आधारित है, तो क्या हम इन सार्वभौमिकों के बारे में भी निश्चित ज्ञान रख सकते हैं? हम कैसे जानते हैं कि हमारा लालिमा का विचार सही है या न्याय का विचार सही है? इस सवाल पर हम अगले अध्याय में और विचार करेंगे, जब हम सार्वभौमिकों के हमारे ज्ञान पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल इस विचारों की दुनिया की विशालता और सुंदरता पर चिंतन करना ही अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। अध्याय नंबर 10, दर्शन का असली मोल। अब तक हमने बर्ट्रैंड रसेल के साथ दर्शन की समस्याएं की एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा तय की है। हमने दिखावट और असलियत के बीच के धुंधलके को देखा, पदार्थ के अस्तित्व पर सवाल उठाए, मन की गहराइयों में झांका, ज्ञान के विभिन्न रूपों को समझा और सार्वभौमिकों की अमूर्त दुनिया की सैर की। हमने देखा कि कैसे दर्शन हमारी सबसे बुनियादी मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाता है और हमें उन चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जिन्हें हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं। लेकिन इस सब दिमागी कसरत का, इन सब जटिल सवालों और अनिश्चित जवाबों का आखिर फायदा क्या है? दर्शन हमें क्या देता है? क्या ये सिर्फ कुछ बुद्धिजीवियों का शौक है या इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से भी कोई लेना देना है? बर्ट्रैंड रसेल अपनी किताब के इस अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। दर्शन का असली मोल क्या है? और उनका जवाब शायद आपको चौंका दे, क्योंकि वो दर्शन का मूल्य किसी निश्चित उत्तर या अंतिम सत्य में नहीं, बल्कि खुद दर्शन करने की प्रक्रिया में और उस प्रक्रिया से हमारे मन और आत्मा पर पड़ने वाले प्रभाव में देखते हैं। रसेल कहते हैं कि जो लोग दर्शन से अपरिचित हैं, वो अक्सर इसे व्यर्थ, अस्पष्ट और सूक्ष्म बातों का गोरख धंधा समझते हैं, जिसका आम इंसान के जीवन की समस्याओं से कोई वास्ता नहीं होता। और ये बात कुछ हद तक सही भी है। अगर हम दर्शन से ये उम्मीद करें कि वो हमें विज्ञान की तरह कोई ठोस, व्यावहारिक नतीजे देगा या धर्म की तरह कोई निश्चित जीवन मार्ग बताएगा, दर्शन ऐसा कुछ नहीं करता। रसेल साफ कहते हैं कि दर्शन ने अब तक उन सवालों के कोई ऐसे निश्चित जवाब नहीं दिए हैं जिनके बारे में वो सदियों से सोचता आया है। जैसे ही किसी विषय पर निश्चित ज्ञान संभव हो जाता है, वो दर्शन का क्षेत्र छोड़कर किसी विशेष विज्ञान का हिस्सा बन जाता है। तो दर्शन उन सवालों से जूझता है जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं या शायद कभी नहीं मिलेंगे। तो फिर अगर दर्शन कोई निश्चित जवाब नहीं देता, तो उसका मूल्य क्या है? रसेल कहते हैं कि दर्शन का मुख्य मूल्य उसकी अनिश्चितता में ही निहित है। यह सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जरा गौर कीजिए। जो व्यक्ति दर्शन से अपरिचित है, वो अक्सर अपनी सामान्य बुद्धि, अपनी परंपराओं और अपने समय की प्रचलित मान्यताओं के जाल में फंसा रहता है। वो दुनिया को एक सीमित और पूर्वाग्रहों से भरे नजरिए से देखता है। उसे अपनी मान्यताओं पर कोई शक नहीं होता और वो उन सभी संभावनाओं को खारिज कर देता है जो उसके छोटे से दायरे में फिट नहीं होती। ऐसे व्यक्ति का जीवन, रसेल के शब्दों में, संकीर्ण और व्यक्तिगत होता है और उसकी दुनिया सीमित और गरीब होती है। लेकिन जब हम दर्शन का अध्ययन करते हैं, तो ये हमारी इस आरामदायक निश्चितता को हिला देता है। ये हमें दिखाता है कि जिन चीजों को हम सच मानते थे, वो शायद उतनी निश्चित न हो। ये हमें उन सवालों से रूबरू कराता है जिनके कोई आसान जवाब नहीं है। ये हमें विभिन्न, यहां तक कि परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों पर विचार करने को मजबूर करता है और इस प्रक्रिया में ये हमारे दिमाग के दरवाजे खोल देता है। ये हमारी कल्पना को उड़ान देता है और हमें उन संभावनाओं के बारे में सोचने की क्षमता देता है जिनके बारे में हमने पहले कभी सोचा भी नहीं था। रसेल कहते हैं कि दर्शन हमें उस तानाशाही निश्चितता से मुक्त करता है जो हमारे विचारों को कैद करके रखती है।
ये हमारे अहंकारपूर्ण हठधर्मिता को कम करता है और हमारे मन में आश्चर्य और जिज्ञासा की भावना को जगाता है। जिस व्यक्ति ने कभी दर्शन की यात्रा नहीं की, उसके लिए दुनिया परिचित, सामान्य और साधारण हो सकती है। लेकिन दार्शनिक के लिए दुनिया रहस्य और आश्चर्य से भरी हुई है, जहां हर चीज पर सवाल उठाया जा सकता है और हर चीज में कुछ नया खोजा जा सकता है। इसके अलावा रसेल कहते हैं कि दर्शन का मूल्य उसके द्वारा विचार किए जाने वाले विषयों की महानता में भी है। दर्शन सिर्फ छोटी मोटी रोजमर्रा की चीजों में नहीं उलझा रहता, बल्कि वो ब्रह्मांड, मन, ज्ञान, सत्य, अच्छाई, सौंदर्य जैसे बड़े और शाश्वत सवालों पर विचार करता है। जब हम इन महान विषयों पर चिंतन करते हैं, तो हमारा अपना मन भी महान और व्यापक बनता है। हम अपनी छोटी छोटी व्यक्तिगत चिंताओं और स्वार्थों से ऊपर उठकर पूरी मानवता और पूरे ब्रह्मांड के साथ एक जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। दर्शन हमारे स्व को विस्तृत करता है। जो व्यक्ति सिर्फ अपने व्यक्तिगत हितों में डूबा रहता है, उसका स्व संकीर्ण होता है। वो दुनिया को सिर्फ अपने फायदे या नुकसान के नजरिए से देखता है। लेकिन जब हम दर्शन के माध्यम से निष्पक्ष और सार्वभौमिक चिंतन करते हैं, तो हमारा स्वयं फैलता है और वो पूरी दुनिया को अपने में समा लेने की कोशिश करता है। हम चीजों को उनके अपने नजरिए से, न कि सिर्फ अपने नजरिए से देखने लगते हैं। हम दूसरों के विचारों और भावनाओं के प्रति ज्यादा सहिष्णु और समझदार बनते हैं। हम ये महसूस करने लगते हैं कि हम एक बड़े खेल का हिस्सा हैं और हमारी व्यक्तिगत सफलता या असफलता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि सत्य और अच्छाई की खोज। रसेल के अनुसार यही वो मन की स्वतंत्रता है जो दर्शन हमें प्रदान करता है। ये स्वतंत्रता हमें भय, पूर्वाग्रह और संकीर्णता से मुक्त करती है। ये हमें एक ऐसा जीवन जीने में मदद करती है जो ज्यादा चिंतनशील, ज्यादा निष्पक्ष और ज्यादा शांत होता है। एक ऐसा मन जो दर्शन द्वारा पोषित होता है, वो दुनिया की उथल पुथल और भाग्य के उतार चढ़ाव से कम विचलित होता है, क्योंकि वो उन शाश्वत सत्यों और मूल्यों में अपनी शांति पाता है जो समय और परिवर्तन से परे हैं। तो दर्शन का असली मोल क्या है? ये हमें कोई भौतिक संपदा या सांसारिक सफलता नहीं देता। ये हमें उन सवालों के निश्चित जवाब भी नहीं देता जो हमें परेशान करते हैं। लेकिन ये हमें कुछ और देता है जो शायद इनसे भी ज्यादा कीमती है। ये हमें सोचने की शक्ति देता है। ये हमें सवाल पूछने का साहस देता है। ये हमें अपनी अज्ञानता का एहसास कराता है और ज्ञान की प्यास जगाता है। ये हमारे मन को पूर्वाग्रहों से मुक्त करता है और हमारी आत्मा को संकीर्णता से ऊपर उठाता है। ये हमें दुनिया को आश्चर्य और जिज्ञासा की नजरों से देखना सिखाता है। ये हमें उन महान और शाश्वत प्रश्नों पर विचार करने का अवसर देता है जो मानव अस्तित्व को अर्थ देते हैं। और सबसे बढ़कर ये हमें एक बेहतर, ज्यादा जागरूक और ज्यादा मानवीय इंसान बनने में मदद करता है। रसेल का मानना है कि जब तक मनुष्य सोचता रहेगा, जब तक वो अपने अस्तित्व और अपने ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश करता रहेगा, तब तक दर्शन का मूल्य बना रहेगा। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम एक बार सीखकर खत्म कर दें। ये एक जीवन भर चलने वाली यात्रा है, एक सतत खोज है, एक निरंतर संवाद है, अपने आप से, दूसरों से और इस अद्भुत दुनिया से। इसलिए रसेल हमें दर्शन का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, न कि इसलिए कि हम कोई अंतिम सत्य पालेंगे, बल्कि इसलिए कि इस यात्रा में ही हमारा मन समृद्ध होगा, हमारी आत्मा स्वतंत्र होगी और हमारा जीवन ज्यादा सार्थक बनेगा। और शायद यही दर्शन का सबसे बड़ा और सबसे सच्चा मोल है। यह हमें सिखाता है कि कैसे जीना है, कैसे सोचना है और कैसे एक सच्चे अर्थ में इंसान बनना है। और अगर आप इस ऑडियो बुक को यहां तक सुन पाए हैं, तो आपने भी दर्शन की इस मूल्यवान यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा तय कर लिया है। आपने उन सवालों का सामना किया है जो शायद आपको बेचैन कर गए हों, लेकिन उम्मीद है कि उन्होंने आपके मन में सोचने की एक नई चिंगारी भी जलाई होगी। दोस्तों, इसी के साथ बर्ट्रैंड रसेल की दर्शन की समस्याएं पर आधारित हमारी ये ऑडियो बुक यात्रा समाप्त होती है। हमने इस ऑडियो बुक में दर्शन के कुछ बहुत ही बुनियादी और गहरे सवालों पर विचार किया। हमने देखा कि कैसे हमारी इंद्रियां हमें धोखा दे सकती हैं और कैसे दिखावट और असलियत में फर्क होता है। हमने पदार्थ के अस्तित्व और उसकी प्रकृति पर सवाल उठाए और ये भी देखा कि कुछ दार्शनिकों के अनुसार शायद मन ही परम सत्य है। हमने ज्ञान के विभिन्न प्रकारों, जान पहचान से ज्ञान, विवरण से ज्ञान, आगमन पर आधारित ज्ञान और अनुभव निरपेक्ष ज्ञान को समझने की कोशिश की।
हमने सार्वभौमिकों की रहस्यमयी दुनिया की सैर की और ये जानने की कोशिश की कि कैसे हम उन शाश्वत सत्यों को जान पाते हैं जो अनुभव से परे हैं। और अंत में हमने दर्शन के असली मोल पर विचार किया और पाया कि इसका मूल्य किसी निश्चित उत्तर में नहीं, बल्कि खुद सोचने, सवाल पूछने और अपने मन को व्यापक बनाने की प्रक्रिया में है। बर्ट्रैंड रसेल हमें सिखाते हैं कि दर्शन हमें हठधर्मिता से मुक्त करता है, हमारी कल्पना को उड़ान देता है और हमें दुनिया को आश्चर्य और जिज्ञासा की नजरों से देखना सिखाता है। यह हमारे स्व को विस्तृत करता है और हमें एक ज्यादा चिंतनशील, निष्पक्ष और मानवीय इंसान बनने में मदद करता है। उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक ने आपके मन में भी कुछ नए सवाल जगाए होंगे और आपको अपने आसपास की दुनिया और अपने ज्ञान के बारे में एक नए नजरिए से सोचने के लिए प्रेरित किया होगा। दर्शन कोई आसान विषय नहीं है और इसके सवाल अक्सर हमें परेशान कर सकते हैं, लेकिन इन्हीं सवालों से जूझने में और इनके जवाब खोजने की कोशिश में हम अपने आप को और इस दुनिया को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो और अगर इसने आपके जीवन में थोड़ा भी मूल्य जोड़ा हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें अपने विचार जरूर बताएं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।